आज हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि पिछले वीडियोस में कुछ ना कुछ हम देखते आ रहे हैं, सीएमएस को देखा था, तो उसी तरीके से आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डोमेन नेम के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, सिंपली जो क्वेश्चन हमारे बेसिक वर्ड्स में पूछा जाता है वो है कि डोमेन नेम के टाइप्स कितने होते हैं। सीधा क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, एक्चुअल क्वेश्चन क्या होता है कि कितने प्रकार के टीएलडीज होते हैं। टीएलडी बाद में छोटा एस, हम देख सकते हो यहाँ पे। टी मतलब टॉप, एल मतलब लेवल, डी मतलब डोमेन, और डोमेन्स जो एस लगाते हैं वो होता है टीएलडीज। ठीक है, तो टीएलडी मतलब टॉप लेवल डोमेन, और डोमेन्स का मतलब होता है एस जो कि साइलेंट में आएगा, मीन्स टीएलडीज। तो इसको बोलेंगे हम लोग टीएलडी। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे इसके आगे कि डोमेन नेम के अलग अलग टाइप्स कौन से होते हैं। हम बोल सकते हैं कि अलग अलग टाइप के टीएलडीज कौन से हैं। ठीक है, जैसे कि google.com, तो गूगल के बाद में जो तो .com लगा, गूगल के बाद में जो .in लगा, ठीक है, तो वो जो .in एंड .com जो है उसी को हम लोग बोलते हैं टीएलडी, टॉप लेवल डोमेन। उसी को यूआरएल एक्सटेंशन भी बोला जाता है। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेज में अगर डिफरेंट वर्ड में अगर देखने जाए हम तो दूसरा शब्द भी है उसके लिए जिसको बोलेंगे हम लोग यूआरएल एक्सटेंशन। ठीक है, यूआरएल एक्सटेंशन, यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब जो भी अपना यूआरएल होता है उसको एक्सटेंशन देने वाला, मतलब पूछ देने वाला, एक पूछ होती है। तो उसी तरीके से टीएलडी उसी को बोला जाता है, टॉप लेवल डोमेन। जो .com होता है, .in होता है, .org होता है, .net होता है। ठीक है, तो जो डॉट के बाद लग जाता है लास्ट में, जैसे कि .com, उनको हम बोलेंगे टीएलडी। तो टीएलडी में कोई भी डाउट आपको अभी नहीं रहा होगा, आई होप सो आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए कि .com जो होता है, .in जो होता है, वही टीएलडीज होता है। पहले तो मुझे ये बताना ज़रूरी था कि टीएलडी होता क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टीएलडीज के कितने सारे टाइप्स हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, मैं आप उनमें से आपको कुछ लिमिटेड टीएलडीज ही दिखा पाऊँगा। तो यहाँ पे लॉन्ग टीएलडीज भी होती है। तो लॉन्ग टीएलडीज क्या होती है, जैसे कि अभी हमने जो देखा कि .com, .net, .org, ये शॉर्ट टीएलडी हो गई। अब लॉन्ग टीएलडी कौन सी होती है? लॉन्ग टीएलडी होती है जैसे कि अब कभी ना कभी आपने अपने राउटर का एक्सेस किया होगा ब्राउज़र से, तो वहाँ पे एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस नहीं बोल सकते हम लोग, उसको बोल सकते हैं लॉन्ग टीएलडी बोल सकते हैं, जैसे कि 192.1.0.1। ठीक है, तो ये जो होता है IPv4 एड्रेस हो गया, जो भी ये एड्रेस होता है इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टीएलडीज़। ठीक है, ये हमारे दिमाग में बैठेंगे नहीं, हमको याद भी नहीं रहने वाले। जो शॉर्ट टीएलडीज़ होते हैं वही ज़्यादा अच्छे तरीके से हमको याद रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब टीएलडी की लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ कि अलग अलग लिस्ट के टीएलडीज़ क्या होते हैं, उनके मतलब क्या होते हैं, आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए .com जो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं GTLD, ग्लोबल। ठीक है, इसको जी यहाँ पे आ जाता है उसको बोलेंगे ग्लोबल। ग्लोबल मीन्स कमर्शियली आप हर जगह पे चला सकते हो, ये डोमेन्स का किंग है। ठीक है, तो .com ज़बरदस्त होता है। उसके बाद .net है, ये भी ग्लोबल टीएलडी है, जो कि इंटरनेट ओरिजिनल्स, जो ओरिजिनल कंटेंट होता है जिनका, उसको डिफ़ाइन करने के लिए होता है। वैसे कि अभी सब कोई, हर कोई ले लेता है, आप भी ले सकते हो। .org हो गया, ये ORG मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है, जहाँ पे कि आप ट्रस्ट कर सकते हो आँख बंद करके। IO टेक्नोलॉजी के लिए होता है। ठीक है, तो द टेक फ्रेंडली टीएलडी जो होता है उसको एंड में IO यूज़ किया जाता है। और डॉट को जो है ये कोलंबिया का है। C आ गया मीन्स कंट्री, क्या आ गया, कंट्री आ जाती है तो वहाँ पे C लग जाता है। बाद में AI जो है ये अंगुलिया का है। .UK जो यूनाइटेड किंगडम के लिए है। CA कनाडा के लिए है। .DEV किसके लिए पता नहीं, बट ये ऑनलाइन आइडिया डेवलप करने के लिए यूज़ होता है। अभी यहाँ पे स्टार लगाया गया है, मीन्स ये अवेलेबल हमेशा नहीं होता। बाद में .me जो है ये अलग अलग कंट्रीज़ की नाम है, जर्मनी के लिए DE है। .app किसके लिए पता नहीं, लेकिन ये एप्लीकेशन डेवलपर्स के लिए है। देन .in जो है ये इंडिया के लिए है। .is आइसलैंड के लिए है। .eu यूरोपियन। .gg ये पूरे कंट्रीज़ के नाम आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए इतनी सारी लिस्ट है। इससे भी कहीं बड़ी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन यही लिस्ट काफ़ी है टीएलडीज़ के लिए। ठीक है, तो अभी आप सोचोगे कि मेरे लिए अच्छा वाला जो टीएलडी होगा वो कौन सा होगा, तो मैं आपको नॉर्मल से डायरेक्ट रिकमेंड कर सकता हूँ। कोई भी बंदा आपको आँख बंद करके रिकमेंड कर सकता है कि आपको .com ही लेना है।
ठीक है, क्योंकि अगर आप जाके कल इंग्लिश में ब्लॉग बनाते हो, हिंदी में ब्लॉग बनाते हो, या किसी और लैंग्वेजेस में भी ब्लॉग बनाते हो, या फिर आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो विजिटर्स आएंगे, वो विजिटर किसी भी कंट्री से अगर आते हैं तो फिर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो .com रिकमेंडेड है मेरे तरफ से। लेकिन आपको पता है कि आपका जो नीश है, आप जो ब्लॉग लिखने वाले हो, वो सिर्फ और सिर्फ आप हिंदी लैंग्वेज में लिखने वाले हो, उसको पढ़ने वाले सिर्फ इंडिया के ही होंगे, या फिर जो भी मैं काम कर रहा हूँ सिर्फ इंडिया के लिए ही लिमिटेड काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप .in का यूज़ कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से आप जो आपको जो TLD चूज़ करना है वो चूज़ कर सकते हो। और TLDs के प्राइजेस भी अलग अलग होते हैं, ठीक है, उसको भी थोड़ा ध्यान में देना है। कुछ TLDs के प्राइस आपको मैं बताऊँ तो 150 रुपये छोड़ो, 50 रुपये भी पर ईयर के होते हैं। स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर 50 रुपीज़ और दूसरे ईयर में 2 लाख, समझ रहे हो? ऐसी डिफरेंसेस होती है। तो आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर की अमाउंट छोड़ के अगली वाली भी देख लेनी है कि अगले साल मुझे इसका कितना पे करना है। हालांकि आपसे जेब से डायरेक्टली पैसे कट तो नहीं होंगे, लेकिन अगली बार अगर एक साल आप इतनी सीरियस होकर मेहनत करने वाले हो तो फिर 1-1.5 लाख वहाँ पे ना भर पाओ, फिर आप उस डोमेन को छोड़ दोगे और उस डोमेन का आपने वैल्यू इतनी बढ़ाई मेहनत करके, वो वेस्ट हो जाएगी ना। तो इसीलिए आपको देख के चलना है कि अगले साल कितना चार्ज होगा, उसके बाद कितना चार्ज होगा, नॉर्मल आप भी के टाइम पे मुझे कितना डिस्काउंट पे दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में देखकर आपको करनी है चीज़ें। सो आई होप ये जो TLDs की वीडियो थी कि TLD क्या होता है, TLD के टाइप्स क्या है, और TLD को कौन से TLD को परचेज़ करना है और आपके लिए कौन सा TLD बेस्ट है, ये सारे इन्फॉर्मेशन अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। सो गाइज़, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइज़, ख्याल रखिए अपना। वाले हैं कि जो डोमेन रजिस्टर्ड है, डोमेन परचेज करने के लिए सबसे बेस्ट और अच्छे डोमेन रजिस्ट्रार कौन से हैं। तो यहाँ पे कुछ डोमेन मतलब देखने जाओ तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से कुछ अच्छे वाले डोमेन रजिस्ट्रार्स आपको दिखा देता हूँ, जहाँ से कि आप अपना डोमेन नेम परचेज कर सकते हो। इसके बाद वाली जो वीडियो होगी, पहले मैं बताना चाहूँगा इसके बाद वाली वीडियो में क्या होगा। इसके बाद वाले में जो वीडियो आप देखोगे उसमें हम आपके लिए बेस्ट डोमेन नेम कैसे फाइंड करना है उसको देखने वाले हैं। उसके बाद जो बेस्ट होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको कैसे फाइंड करना है, कौन से है उनको देखना है। एंड फिर हम लोग देखेंगे कि डोमेन नेम एंड होस्टिंग को किस तरीके से परचेस किया जाता है। तो पहले अभी जो टॉप 10 या जो भी 11-12 जो भी वेबसाइट मुझे दिख रही है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, जो कि डोमेन रजिस्ट्रार है, जो कि अच्छे वाले हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आता है वो आता है domain.com। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से एंड में बताऊंगा कि मुझे कौन सा अच्छा लगता है, मेरे लिए कोई स्पेसिफिक अच्छा वाला डोमेन रजिस्ट्रार कौन सा है एज पर माय ओपिनियन। ठीक है, तो पहला जो आता है वो domain.com है। तो domain.com में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ .com.org की सैम्पल प्राइजेस आपको दिख रही होंगी। ठीक है, तो ये .com TLD है, .org एक TLD है। तो ये अलग अलग TLD के अलग अलग प्राइजेस यहाँ पे फर्स्ट ईयर और रिन्यूअल प्राइजेस यहाँ पे दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके से। देन नीचे आते हैं, फिर है GoDaddy से भी आप डोमेन नेम को परचेज कर सकते हो, होस्टिंग भी परचेज कर सकते हो। सो GoDaddy से भी परचेज कर सकते हो, उसका भी आप प्राइस कंपैरिजन यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे स्टार लगा हुआ मीन्स कंडीशन अप्लाई है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं, फिर नेमचीप है। नेमचीप में भी आप देख सकते हो कि डोमेन एंड होस्टिंग वगैरह यहाँ पे भी मिल जाती है आपको। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग डायनाडॉट पे। देखो आप एक बार आप जाकर चेकआउट कर लोगे तो आपको पता होगा कि किस तरीके की वेबसाइट है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जब तक आपको पता नहीं है तब तक नहीं पता चलेगा। बाद में GND.net है, इनके भी थोड़ा सा हाई कॉस्ट होता है, इनका देख लेना कैसे है क्या नहीं है। www.gnd.net। बाद में name.com भी हमारे पास है यहाँ पे, लेकिन ये कुछ महंगे ही हो जाते हैं। ठीक है, hover.com, तो यहाँ पे hover.com है, ये देखिए hover.com। बाद में register.com, तो देखिए register.com पे भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। enom पे भी जाकर आप चेक कर सकते हो, enom.com। बाद में fxdomain.com, तो fxdomain.com पे भी आप जाकर जो भी डोमेन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरीके का मिल रहा है आपको। देन है 1N1 IONOS, तो इसका जो है www.ionos.com। bydomains.com पे भी आप देख सकते हो डोमेन्स को। और बाद में गूगल का भी है हमारा domains.google.com,
ये भी थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, लेकिन देख सकते हो आप गूगल के तरफ से। फिर नेटवर्क सॉल्यूशंस नाम से है एक, लेकिन मैं अपने तरफ से बताना चाहूँगा कुछ चीज़ें, जैसे कि cloudmagica.com। ठीक है, क्लाउड मैजिका देखो 87% ऑफर चल रहा है .co पे, मतलब कोलंबिया का जो डोमेन है उस पे 87% का ऑफर अभी चल रहा है। इनके ऑफर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, नए नए ऑफर्स आते रहते हैं। जो .com वाला डोमेन है कई बार आपको 150-200 रुपये में भी यहाँ पे मिल जाता है, तो ज़रूर इसको भी चेकआउट करते रहना cloudmagica.com पे। और मेरे तरफ से अगर आपको डोमेन परचेज करना है तो यहाँ पे cloudmagica.com है, बाद में hostinger.in है। ठीक है, hostinger.in आप देख सकते हो, hostinger.in है। बाद में Bluehost है, bluehost.in, और फिर GoDaddy भी है। ठीक है, GoDaddy भी है, लेकिन सबसे सस्ता अगर कैजुअली हमेशा के हमेशा एक नॉर्मल रेट चलते रहता है सबसे सस्ते में, तो वो है होस्टिंगर का। ठीक है, और Bluehost हो गया, ये भी सस्ता पड़ेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा और सस्ते में चाहिए आपको, मतलब 50 रुपये 40 रुपये और भी कम करा के चाहिए, तो फिर होस्टिंगर सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन और भी ज़्यादा हेवी डिस्काउंट आपको चाहिए तो फिर आपको cloudmagica.com पे वेट करना पड़ेगा अच्छे ऑफर के लिए, लेकिन आपको ज़रूर मिलेगा वहाँ पे। सो गाइज, ये थे हमारे कुछ डोमेन रजिस्ट्रार्स जो कि काफ़ी अच्छे हैं, और अच्छे वाले ही मैंने आपको शो करे हैं। और जो लास्ट में मैंने फिर से आपको दिखाई, जैसे कि GoDaddy हो गया, Bluehost हो गया, cloudmagica हो गया, और मेरा फेवरेट वाला जो कि होस्टिंगर है वो हो गया। तो इन तरीके के जो भी है रजिस्ट्रार्स सारे अवेलेबल है। मेरे फेवरेट ये 4-5 थे, वो भी बता दिया। तो आपको जहाँ से भी ठीक लगे आप चेकआउट कर लीजिए, एक बार आप जाके वहाँ पे देखो कि किस तरीके से है क्या नहीं है। परचेस भले ही ना करो, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि रजिस्ट्रार में किस तरीके से सर्च किया जाता है, कितने प्रकार के TLDs है, कहाँ पे कितना डिफरेंस रेट चल रहा है। ठीक है, चेकआउट पेज तक जाके देखना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो अलग दिखाते हैं, लेकिन चेकआउट तक पहुँचने के बाद जो मामला होता है वो अलग होता है, तो वो सब भी आपको देखना है। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो और भी वीडियोस, मज़ेदार वीडियोस इसी तरीके से आ रही है और भी आगे, उसको भी आप देखिए ज़रूर, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। में देखने वाले हैं कि हमारा जो डोमेन नेम है, हमको परफेक्ट डोमेन नेम, राइट डोमेन नेम किस तरीके से चूज़ करना है। चाहे आप उसको ब्लॉगिंग करना है, चाहे आप बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहते हो, चाहे आप किसी भी काम के लिए यूज़ करना चाहते हो। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो तो डोमेन नेम तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन एक राइट डोमेन नेम, एक करेक्ट डोमेन नेम और एक अच्छा वाला डोमेन नेम लेना उतना ही डिफ़िकल्ट है। अगर आपको पता नहीं होगा कि कौन सा डोमेन नेम लेना है, डोमेन नेम भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके बिजनेस में। डोमेन नेम का मतलब होता है कि आपके बिजनेस का नाम क्या होगा, वही एक मेजॉरिटी होती है डोमेन नेम की। जैसे कि एक अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेता है तो हम उसका नामकरण करते हैं, राइट। तो उसके लिए भी हम लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, सोच समझ करके हम उसका नाम रखते हैं। तो उसी तरीके से आपको भी आपके बिजनेस का, आपके वेबसाइट का एक नाम रखना है, वो भी सोच समझ के रखना है। लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या पॉइंट्स को आपको देखना है, वो पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका निश क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस चीज़ में, जिस टॉपिक में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जिस भी काम में आए, आपको स्टडी करने में है, मूवीज़ देखने में है, स्पोर्ट्स खेलने में है, टीचिंग करने में है, आर्ट बनाने में है, कोई डिज़ाइन बनाने में है, या फिर खाना खाने में या खाना बनाने में। तो कुकिंग, यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, लाइक योर इंटरेस्ट इज़ कुकिंग फूड और ईटिंग फूड, मीन्स फूड इज़ योर इंटरेस्ट, मतलब फूड जो है ये आपका इंटरेस्ट हो गया। तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो किसी फूड का नेम आएगा, एंड फूड के नेम से आपका डोमेन नेम हमको फाइंड करना है। लेकिन फाइंड करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि अच्छे वाले डोमेन नेम ऑलरेडी बहुत लोगों ने परचेज कर लिए है, लेकिन फिर भी उसमें से हमको फाइंड करके लेना ही लेना है। तो आगे का पॉइंट मैं बताना चाहूँगा आपको। आगे का पॉइंट है, आपको जब भी डोमेन नेम यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम टाइम तो आपको .com ही लेना है। बाकी के कंडीशंस अलग से आती है, जैसे आपकी जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, जो कि आपकी वेबसाइट पे आने वाली है, या फिर जो वेबसाइट आप किसके लिए बना रहे हो, अगर वो इंडिया के ही स्पेसिफिक बना रहे हो तो आप .in लोगे, किसी कोलंबिया के लिए बना रहे हो तो .co लोगे। तो डिफरेंट यूनाइटेड किंगडम के लिए बनाओगे आप, पर्सनली स्पेसिफिक आप चाहते हो कि UK की ही ऑडियंस टारगेट करनी है हमको, तो .uk का आप
एक्सटेंशन लोगे जो TLD होता है हमारा, तो डिपेंड करता है आपको कौन सा लेना है। लेकिन .com जो है ना, ये बहुत ज़्यादा आजकल के टाइम पे इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है। और .com तो याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को, जैसे कि हमको याद रखना पड़ता है ना, नहीं उस वेबसाइट का नाम आई थिंक .co.in था या फिर .net था या .org था, सिंपल से हमको याद रह जाता है .com, तो ईजी टू रिमेंबर है ये। और तो और स्मार्टफोन के कीबोर्ड जो होता है हमारा स्मार्टफोन का, मोबाइल का, उसमें भी आप अगर देखने लगोगे तो बहुत सारे कीबोर्ड्स के अंदर भी .com का बटन आ जाता है। तो इसीलिए .com आपके लिए नेसेसरी है, क्योंकि बंदा सिर्फ नेम टाइप करेगा, जैसे कि फेसबुक हो गया, बाद में .com का बटन क्लिक कर दिया बंदे ने, या फिर बंदे को .com पता ही है, तो .com से बंदा इजीली ज़्यादा इजी हो जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा ये वर्क करता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है .com होना ज़रूरी है, नहीं तो स्पेसिफिक कोई रीज़न रहेगा तो आप अपना TLD खुद से चॉइस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कोई भी कीवर्ड हो, जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे आपको फूड में इंटरेस्ट है, राइट। तो सपोज एक बंदे को फूड में इंटरेस्ट था और उसने अपनी वेबसाइट बना ली pizzahut.com, समझ रहे हो, पिज़्ज़ा हट, पिज़्ज़ा हो गया अपना, पिज़्ज़ा फूड का नेम हो गया, हट जो है ये हट मीन्स होम हो गया, छोटी सी झोपड़ी हो गई, मीन्स पिज़्ज़े के छोटा सा शॉप हो गया, pizzahut.com। तो इस तरीके से आपका जो कीवर्ड होता है, कीवर्ड क्या होता है, जैसे आपका कोई भी वेबसाइट पे आप कोई भी एक ही स्पेसिफिक नीश पे आप काम करने वाले हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे फिटनेस हो, चाहे ब्यूटी हो, या फिर और भी चीज़ें हो सकती है, तो उसकी रिगार्डिंग कोई कीवर्ड आपको मैच करना है आपके डोमेन नेम के लिए। ओके, ये बात याद रखना है आपको। उसके बाद जो भी डोमेन नेम यूज़ करोगे ना, उसको शॉर्ट रखना है, ठीक है। जैसे कोई जनरल नॉलेज का बंदा है, जनरल नॉलेज फॉर इंडिया.com, देख रहे हो, जनरल नॉलेज फॉर इंडिया.com है इजी, लेकिन इतना इजी मिलेगा नहीं, अगर ये तो नॉर्मली किसी ने ले भी लिया होगा, तो ये बहुत बड़ा हो गया, जनरल नॉलेज फॉर इंडिया.com, बंदा इतना टाइप नहीं करेगा। लाइक google.com, facebook.com, टिकटॉक हो गया, फिर instagram.com, देख रहे हो कितने स्मॉल एंड ब्रांड, मतलब यूनिकनेस होता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी कि आपका डोमेन नेम भी स्वीट एंड शॉर्ट होना ज़रूरी है, बोलने में, लिखने में, ठीक है। अगला पॉइंट जो है, बोलने में और लिखने में भी आपका जो डोमेन नेम है बहुत ही इजी आपको रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, बंदा अच्छे से देख के पढ़ भी पाए और लिखना चाहे तो लिख भी पाए, वहाँ पे बंदे को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस तरीके का डोमेन आपको लेना है, जैसे कि facebook.com हो गया, गूगल हो गया, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, तो इस तरीके के सिंपल शॉर्ट, मतलब प्रोनाउंस करने में भी, बोलने में भी प्रॉब्लम नहीं हो और लिखने में भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इस तरीके का डोमेन नेम आपको चूज़ करना होता है, ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेनी होती है। इसके बाद आपको यूनिक नेम लेना है, ठीक है, यूनिक नेम लेना है, और ब्रांडेबल, ब्रांड वाली फीलिंग उसके अंदर आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यूनिक के साथ ब्रांडेबल होना ज़रूरी है। तो और जो क्या हम क्या और एक गलती करते हैं, बंदे जो हाइफेंस वाली यूज़ कर लेते हैं, मतलब हाइफेंस मतलब एक डैश होता है, जैसे कि hello-world.com हो गया, या फिर search-google.com हो गया, तो डैश नहीं, हाइफेंस को यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। ये बात याद रखनी, हाइफेंस वगैरह या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज़ नहीं करना, क्योंकि हाइफन वगैरह बंदा यूज़ नहीं करते नॉर्मली। तो उसके बाद जो डबल लेटर्स वगैरह होते हैं उसको अभी अवॉइड करना है आपको, डबल शब्द आ जाते हैं तो उन पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है, उस टाइप के आपको डोमेन नेम सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद यूज़ डोमेन नेम जनरेटर फॉर बिजनेस नेम जनरेटर, आप डोमेन नेम जनरेटर देख सकते हो, या फिर उसके अलावा बिजनेस नेम जनरेटर एज आप गूगल पे जाके सर्च करके देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा डोमेन नेम जनरेटर, बिजनेस नेम जनरेटर काम का है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास कौन सा है। तो मैं सिंपली गूगल पे चलता हूँ, google.com पे, और google.com पे मैं सर्च करता हूँ बिजनेस नेम जनरेटर, ठीक है। बिजनेस नेम जनरेटर हमने सर्च किया, तो ये ऐड को स्किप करना है, नीचे मिलेगा आपको बिजनेस नेम जनरेटर.com, और यहाँ पे आ जाते, या फिर namelix.com है, या और भी है, luca.com भी है, तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी आपको। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसी पे चल लेता हूँ, बिजनेस नेम जनरेटर पे, एंड यहाँ पे हम एक कीवर्ड यूज़ कर लेंगे, जैसे कि आलू, भटूरे, या फिर फूड का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। तो फूड में क्या पसंद आ सकता है सामने वाले बंदे को, लाइक फिश ले लेते हैं,
ठीक है, कोई नॉनवेज वाला बंदा है, फिश ले लेते हैं यहाँ पे, फिश, गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और ये कुछ रिजल्ट्स देगा। सर्विस फिश हो गया, लेन फिश हो गया, चॉप्ड फिश हो गया, फीवर एफ आई वर्क्स, फी वर्क्स हो गया, फिलिया हो गया, ये देखिए फिजी हो गया, फिन हो गया, गाला फिश हो गया, फाइनेस्ट हो गया, सेलर फिश, finefish.com। एक बार देखते हैं हम लोग आते हैं यहाँ पे होस्टिंगर पे, डोमेन्स में डोमेन चेकर, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फाइन फिश सर्च करते हैं तो finefish.in अवेलेबल है, .com आई थिंक किसी ने ले लिया होगा, ठीक है, नहीं तो .com ही हमको सबसे पहले दिखा देते हैं हम लोग यहाँ पे। हेल्थी फिश 100% किसी ने ले लिया होगा। देखिए डोमेन इज टेकन, .in भी टेकन है, .com भी टेकन है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यूनिकनेस लगाना होगा, जैसे कि हेल्थ ऑन फिश, ठीक है, हेल्थ ऑन फिश हो गया। अभी देखते हैं, हेल्थ ऑन फिश .in अवेलेबल है, ठीक है, और देखते हैं हम लोग यहाँ पे सर्विस फिश, वोल फिश हो गया, नीचे आते हैं तो और भी दिखेंगे यहाँ पे आपको, फिबिया, टेल फिश, कैप्टन, मतलब ये आपको सर्च करके देखना है कि ये डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं है, और उसके हिसाब से आपको फिर आगे बढ़ना है। ये होने के बाद आपको जो ट्रेडमार्क वाली कंपनीज होती है, ट्रेडमार्क चेकिंग, ट्रेडमार्क नेम चेक इंडिया, ट्रेडमार्क नेम सर्च इन इंडिया, आईपी इंडिया, पब्लिक सर्च में यहाँ पे जाके आपको सर्च करना है कि वो नाम जो डोमेन नेम आप लेने वाले वो क्या रजिस्टर्ड तो नहीं है ऑलरेडी किसी और के नाम से। अगर आप अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली आगे लेके जाना चाहते हो तो इन सारी चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो हमको परफेक्ट डोमेन मिला नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट फिश लिख देता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्माइलिंग डॉग, चलो परफेक्ट फिश दिखेंगे हम यहाँ पे। परफेक्ट फिश .in अवेलेबल है, .com नहीं अवेलेबल है, आई थिंक किसी ने ले लिया होगा, तो देख सकते हो। या फिर क्लीन मच्छी हिंदी में कोई लेना चाहता है तो वो सब भी कर सकता है। तो ये कैप्चा वगैरह है, कैप्चा वगैरह बार बार आते रहेगा, तो मैं इसको हटा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो इस तरीके से दोस्तों आप सभी लोग क्या कर सकते हो, अपना डोमेन नेम फाइंड कर सकते हो, जो भी डोमेन नेम आपको लेना है अच्छा वाला। तो इन सारे स्टेप्स को आपको ज़रूर कवर करना है, और जो लास्ट में मैंने बताया ट्रेडमार्क वाला उसको भी देखना है। बिजनेस नेम जनरेटर या फिर डोमेन नेम जनरेटर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, उनका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिक मेन जो फंडामेंटल है जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो और भी वीडियोस आ रही है, देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, इससे ज़्यादा मैं कुछ और बोल नहीं सकूँगा, क्योंकि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत ही वेट कर रहा था मैं आप सभी का आने का। तो दोस्तों आज हम लोग जो वीडियो देखने वाले, जो टॉपिक है हमारा, यह है हाउ टू चूज बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर, सबसे अच्छा होस्टिंग प्रोवाइडर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होस्टिंग के रिलेटेड जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो उसके हिसाब से बैठना, वीडियो को बीच में छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। थोड़ी सी लंबी क्यों होगी, क्योंकि देखो होस्टिंग परचेज करने वाले हो आप, जिसपे कि आपकी वेबसाइट 1 साल 2 साल 3 साल या फिर जब तक भी आप रखना चाहते हो तब तक आप उस सर्विस का यूज़ करने वाले हो। तो वो सर्विस कैसे रहेगी वो भी हमको डीप में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो किस तरीके की होस्टिंग सर्विस की ज़रूरत मुझे है, अगर मेरा बिजनेस थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो मुझे किस टाइप की होस्टिंग लेनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपकी ज़रूरत है थोड़ी सी और आप ले रहे हो बड़ी होस्टिंग, या फिर आपकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा और आप ले रहे हो छोटी सी होस्टिंग, तो वहाँ पे कई बार गड़बड़ हो जाती है चूज़ करने में, प्लान्स को चूज़ करने में, उसी के साथ साथ कंपनीज़ को चूज़ करने में भी प्रॉब्लम्स आती है। तो वो प्रॉब्लम्स आपको ना आए, इसीलिए आज की वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है, आपको कंपलसरी पूरी की पूरी देखनी है। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले, कौन से पॉइंट्स को देखने वाले हैं। तो पहला जो पॉइंट है हमारा वो है प्राइस,
हम देखेंगे कि ये होस्टिंग जो है बेसिक प्लान की प्राइस कितनी प्रोवाइड कर रही है, दूसरी होस्टिंग कितनी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे मैं आपको 2 से 3 होस्टिंग एज कंपेयर आमने सामने रख के दिखाऊंगा, जिससे कि आपको क्लियर रहे कि कहाँ पे प्राइस कितनी हो रही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वो सर्विस क्या प्रोवाइड करता है, राइट। और उसके बाद देखेंगे कि हम को फीचर्स कितने मिल पा रहे हैं, उतने प्राइस रेंज में हमको फीचर्स कितने मिल पा रहे हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जिनको होस्टिंग क्या है पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ आपको कि होस्टिंग एक ऐसी चीज़ है, सपोज हमको दिखती नहीं है। जैसे कि हमारा कंप्यूटर होता है, हमारे कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा स्टोरेज है, मतलब अलग अलग फाइल्स का हमने यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है, स्टोरेज को भर के रखा हुआ है हमने। आपके मोबाइल फ़ोन में भी फ़ोटोज़ है, मीडियाज़ है, फाइल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसी तरीके से जो हमारी वेबसाइट होती है, वेबसाइट में भी कोडिंग होती है जो कि टेक्स्ट होता है, ठीक है। बाद में वीडियोज़ होते हैं, इमेजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट मिल के एक वेबसाइट तैयार होती है। तो ये वेबसाइट को रखने के लिए एक जगह चाहिए इंटरनेट पे, जो कि 24 घंटा 7 वीक ऑफ 7 डेज, 7 दिन और 24 घंटा, जो कि हमेशा इंटरनेट पे अवेलेबल रहे, ऐसे प्लेटफॉर्म की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ से आता है होस्टिंग, ठीक है। तो होस्टिंग मीन्स सर्वर होता है, सर्वर का कोई छोटा सा हिस्सा आपको मिल जाता है, वो होती है आपकी होस्टिंग। और उस होस्टिंग में आप अपनी फाइल को रखोगे, जिसका कि आपका महीने का या तो साल का जो भी चार्जेस रहते हैं, रेंट जो रहता है वो आपको पे करना होता है। इस तरीके से ये काम चलता है। तो आगे बढ़ते हैं, बाद में फाइनल हम देखेंगे कि मेरे क्या रिकमेंडेशन है होस्टिंग के रिलेटेड, वो देखेंगे। और बाद में बताऊंगा मैं सिंपली ऊपर से कि हाउ टू बाय डोमेन नेम एंड होस्टिंग। बहुत ही सिंपल है, आपने कभी ना कभी शॉपिंग करी होगी किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे ना, उतना ही ईजी होता है यहाँ पे, और कुछ रॉकेट साइंस नहीं होता। तो उसके बाद मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखो GoDaddy रखा हुआ है, बाद में ब्लू होस्ट है, बाद में मैंने होस्टिंगर को रखा है। तो इन तीनों को मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा, ठीक है। और तीनों को क्यों लेना है, तीनों में से किसको चूज़ करना है, मैं किसको चूज़ करूंगा, या फिर इनके अलावा और भी बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स है, उनमें से आपको कैसे चूज़ करना है, तो वो आपको यहाँ पे आज पता चल जाएगा। तो GoDaddy पे चलते, पहले तो यहाँ पे GoDaddy पे आ गए। GoDaddy पे आने के बाद यहाँ पे होस्टिंग लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखो होस्टिंग के कुछ यहाँ पे टाइप्स है, जैसे कि ऑप्शंस है होस्टिंग, ये नॉर्मल होस्टिंग, जिसमें कि वेब होस्टिंग प्लस GoDaddy वेबसाइट बिल्डर, बिल्डर्स की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। बाद में ई-कॉमर्स होस्टिंग है, उसमें मैनेज्ड वर्डप्रेस ई-कॉमर्स है। बाद में वर्डप्रेस सॉल्यूशन है, जिसमें कि वर्डप्रेस होस्टिंग, मैनेज्ड वर्डप्रेस प्रो, 2 ऑप्शन है। उसके बाद सर्वर्स है, सर्वर्स में VPS होस्टिंग है, VPS फुल्ली मैनेज्ड है। डेडिकेटेड सर्वर है यहाँ पे, डेडिकेटेड सर्वर फुल्ली मैनेज्ड। रीसेलर WHM, ठीक है, ये रीसेल कर सकते हो आप यहाँ पे होस्टिंग को, जैसे आपने परचेज किया, किसी और को सेल करना है आपको, आपकी खुद की होस्टिंग बनाकर, तो वहाँ पे भी आप रीसेलिंग कर सकते हो WHMCS को लेकर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो हम लोग बेसिक वाले होस्टिंग पे आते हैं, क्योंकि बेसिक वाला बंदा हो सकता है ना, उसको क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत नहीं, उसके हिसाब से बंदा भी ले सकता है। तो वेब होस्टिंग पे आते हैं, और यहाँ पे आप देख लेना, नीचे आता हूँ, यहाँ पे स्टार्टर है, बाद में इकोनॉमी है, बाद में डिलक्स, बाद में अल्टीमेट है। अभी इनके फीचर्स देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हो फीचर्स है, यहाँ पे 512 MB का रैम मिल रहा है, मीन्स हमारा जो कंप्यूटर होता है उसको भी रैम होता है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको एक वर्चुअल कंप्यूटर दिया जाता है, जिसमें कि वो कंप्यूटर कितने हैंडल कर पाएगा पेज लोड, या फिर कितने विजिटर्स का लोड हैंडल कर सकता है, कितना दे सकता है, कितना ले सकता है, वो यहाँ पे देखा जाएगा। यहाँ पे एक सिंगल वेबसाइट होस्ट कर सकते हो आप, एक सिंगल वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। यहाँ पे अनमीटर्ड बैंडविड्थ है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि अनमीटर्ड बैंडविड्थ क्या होता है, कि बैंडविड्थ कितना यूज़ करते हो इसकी कोई लिमिट यहाँ पे लगाई नहीं जाती, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो ये GoDaddy की बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे अनमीटर्ड है, अनलिमिटेड नहीं बोला इन्होंने, अनमीटर्ड बैंडविड्थ है। आगे का क्या कंडीशन होगा बता नहीं सकते, आखिरकार कंपनीज होती है ये। बाद में 30 GB का स्टोरेज आपको दिया जाएगा, जो कि एक वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा है, एक वेबसाइट के लिए तो 1-2 GB काफ़ी हो जाती है। यहाँ पे 30 GB का स्टोरेज आपको मिलने वाला है। एक डेटाबेस है, सिंगल डेटाबेस है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी परेशानी है। एक डेटाबेस है मतलब आप ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं कर पाओगे, मतलब नॉर्मल आप सिंपल स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हो
तो फिर आप ये जो है वेबसाइट का स्टार्टर प्लान ले सकते हो। यहाँ पे मैं प्लान्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। बाद में वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल, ये तो कोई बड़ा फीचर नहीं है। हाँ, डेली बैकअप मिल रहा है, ये काफ़ी अच्छा फीचर है जी, लेकिन ये फीचर भी हम लोग एक प्लगइन के थ्रू कर लेते हैं, दूसरे प्लगइन से हो जाता है। तो इस फीचर की भी हमको यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, इन दो फीचर्स की। हमको डेटाबेस चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे माइनस पॉइंट आ रहा है। बाकी अगर 299 पर मंथ वाले पे आते हैं, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिखा है। अगर आप 3 साल का लेते हो तो अब ये 159 का पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप 1 ईयर का लेते हो तो ये 159 का नहीं पड़ेगा, ये 199 का होगा तो 199 का पड़ेगा, जो भी रहेगा इसका। देखो ये 199 पे रिन्यू होगा जुलाई 25 में, मतलब 3 साल बाद, और टोटल आपका रहेगा 7164 कुछ, वो अमाउंट उसको छोड़ो। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, मतलब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि परफॉर्मेंस में थोड़ी इंप्रूवमेंट मिलेगी, कितनी मिलेगी वो नहीं बताया। जैसे कि यहाँ पे 512 MB रैम बता रहे थे, वो यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है, मीन्स 512 से थोड़ा ज़्यादा होगा। एक वेबसाइट रहेगी, 100 GB की स्टोरेज मिलेगी, 10 डेटाबेसेस है, तो 10 डेटाबेसेस जो है ये बेसिक वेबसाइट के लिए ठीक है। पहले तो स्टैटिक बोला था मैंने, जहाँ पे 2-3 पेज रहेंगे जिस पे कोई काम नहीं होता, और ये यहाँ पे आप ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट बना सकते हो, बेसिक वाली। और ई कॉमर्स पे आपको जाना है तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप 25 डेटाबेसेस से लेकर अनलिमिटेड डेटाबेसेस की तरफ ही जाए, ठीक है। बाकी यहाँ पे इतने अच्छे खासे कोई, यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर के लिए दिया जा रहा है, और ये भी फ्री डोमेन दिया जा रहा है फर्स्ट ईयर के लिए, पर ईयर वैल्यू। तो ये एक इस प्लान में डोमेन नेम फ्री दिया जा रहा है, और एक प्रोफेशनल ईमेल फ्री में दिया जा रहा है फर्स्ट ईयर के लिए। उसके बाद आपको पे करना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे है, महंगा भी है उतना ज़्यादा, 499 पर मंथ। लेकिन अगर आप इस प्लान में से कहीं पे जाना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा ये वाला 399 पर मंथ वाला, जो कि 3 साल का लेते हो तो 400 रुपये पर महीने में आपको पड़ने वाला है। ये तो हम लोग सिर्फ होस्टिंग पे आए थे, ठीक है, ये तो सिर्फ हम होस्टिंग पे आए थे। अगर मैं यहाँ से वर्डप्रेस होस्टिंग पे आता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये डिलक्स मेन बीच वाले प्लान पे ही 399 पर मंथ हो रहा है। इन सब पे वन वेबसाइट है, ये वन वेबसाइट वन वेबसाइट वन वेबसाइट वन वेबसाइट। ये मुझे ड्रॉबैक लगा यहाँ पे कि हर किसी पे वन वेबसाइट की यहाँ पे पाबंदी लगा दी है गोडैडी वालों ने। ई कॉमर्स पे आते हैं, मैनेज्ड वर्डप्रेस ई कॉमर्स को देखते हैं ये लोग कितना दे रहे हैं हमको। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि अनलिमिटेड विजिटर्स रहेंगे, स्टोरेज एंड प्रोडक्ट लिस्टिंग फॉर वन स्टोर, एक ही स्टोर। यहाँ पे लिमिट दिया उन्होंने, सिर्फ एक स्टोर बना सकते हो आप, ये गलत बात है। वन क्लिक स्टेजिंग इन्वायरमेंट फॉर टेस्टिंग। बाकी देखो रीजनेबल प्राइस है, बाकी सब कुछ है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं अभी लेके चलता हूँ आपको ब्लू होस्ट पे, ठीक है, अभी ब्लू होस्ट के बारे में दिखाता हूँ। ब्लू होस्ट पे आप होस्टिंग पे चलो, यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग है, शेयर्ड होस्टिंग पे चलते हैं। यहाँ पे मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए बेसिक प्लान है 169 पर मंथ रुपीज़, लेकिन यहाँ पे स्टार लगाया है, मीन्स कंडीशंस अप्लाई। वही बात हो गई, 3 साल के लिए लेते हो तो 169 पर मंथ रहेगा, ठीक है। और बाद में यहाँ पे डेटा सेंटर रहेगा इंडिया का, वो ये बड़ी बात है कि जो आपकी इंटरनेट की लोडिंग स्पीड रहेगी वो कम हो जाएगी, इंडिया का डेटा सेंटर रहेगा तो। बाद में यहाँ पे वन वेबसाइट मिलती है, 50 GB का SSD स्टोरेज मिलता है आपको, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, और डोमेन मिलेगा आपको 1 साल के लिए फ्री। जो ये बेसिक प्लान में आपको डोमेन दे रहे हैं। बाद में वर्डप्रेस इंस्टॉलर वगैरह, ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर, इनकी ज़रूरत ही नहीं है, वर्डप्रेस तो ऑलरेडी वेबसाइट बिल्डर ही है जो कि फ्री में ही आता है। बाकी SSL सर्टिफिकेट प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया जा रहा है, स्पीड बूस्टिंग का CDN दिया जा रहा है। बाद में ऑटोमेटिक मालवेयर स्कैन, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बेसिक प्लान में ही काफ़ी अच्छे फीचर है, लेकिन सिंगल वेबसाइट है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे डेटाबेसेस के बारे में उन्होंने नहीं बताया, इसका मतलब डेटाबेस होंगे ज़्यादा। आगे देखते हैं, यहाँ पे 279 है, अनलिमिटेड वेबसाइट बताई गई है। यहाँ पे अनमीटर्ड SSD स्टोरेज, देखो अनमीटर्ड बैंडविड्थ, 1 साल के लिए डोमेन, ऑटोमेटिक मालवेयर स्कैन, ब्लू होस्ट SEO टूल्स। ब्लू होस्ट के SEO टूल्स मिलेंगे 30 दिन के लिए, तो ये भी बढ़िया है। अनलिमिटेड वेबसाइट सारी है यहाँ पे, और यहाँ तो है ही है सारी चीज़ें उसी तरीके से, डोमेन मिल रहा है। बाकी सब चीज़ें नीचे कुछ एड ऑन्स हो रहे हैं, ठीक है, ये कुछ एड ऑन्स होते जा रहे हैं प्राइस के हिसाब से। तो 279 पर मंथ, ये जो चॉइस प्लस ये बढ़िया लगा मुझे, जो कि 499 का होता है, तो इनको भी देख सकते हो। और यहाँ पे होस्टिंग पे चलता हूँ तो यहाँ पे डेडिकेटेड होस्टिंग भी है, VPS होस्टिंग भी है,
अलग अलग टाइप्स होते हैं। बड़ी होस्टिंग आपको चाहिए, बहुत बड़ी कंपनी, आपकी बहुत बड़ा बिजनेस हो चुका है, तो आप VPS ले सकते हो या फिर आप क्लाउड होस्टिंग ले सकते हो। ठीक है, डिपेंड है आपका। तो VPS होस्टिंग बढ़िया रहता है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, जो कि पर्सनली एक कंप्यूटर खरीदने जैसे होता है, लाइक 2 कोर्स 4 GB रैम 2 TB बैंडविड्थ, इस टाइप में पर मंथ में, ये बढ़िया होते हैं। लेकिन आगे बताता हूँ मैं आपको। और होस्टिंगर, अगला मैं कंपैरिजन करके दिखाना चाहता हूँ होस्टिंगर। लेकिन ब्लू होस्ट के बारे में और बताना चाहूँगा कि वर्डप्रेस भी खुद से कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर्स को रिकमेंड करता है, जैसे कि ब्लू होस्ट हो गया, ड्रीम होस्ट हो गया, साइड ग्राउंड हो गया। ठीक है, इन तरीके के। लेकिन ये साइड ग्राउंड तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ड्रीम होस्ट भी कॉस्टली है, ब्लू होस्ट थोड़ा सा सस्ते में आता है, अपने बजट में आ जाता है। और ये तीनों भी अच्छे हैं। ठीक है, और उनको तो मैंने लिस्ट में लिया नहीं, क्योंकि लिस्ट में लेने जाऊँ तो बहुत सारे। तो यहाँ पे मैंने 3 जो टॉप में चलते हैं ना, उनके लिया। तो होस्टिंगर पे आते हैं। होस्टिंगर में आप देखिए यहाँ पे होस्टिंग लिखा हुआ है, वेब होस्टिंग पे चलते हैं। यहाँ पे आप नीचे आते हो तो यहाँ पे 3 प्लान्स है हमारे पास, 69 रुपीज़ पर मंथ, 149 रुपीज़ पर मंथ और 249 रुपीज़ पर मंथ। और अगर ये 3 साल के लिए लेते हो ना, तो ये वैल्यू है इनकी। ठीक है, बाद में यहाँ पे 1 वेबसाइट है, 50 GB का स्टोरेज है, ये 10,000 विजिट्स मंथली, 1 ईमेल अकाउंट मिलेगा, 100 GB की बैंडविड्थ और 2 डेटाबेस मिल रहा है। कहाँ पे GoDaddy का कंपैरिजन और कहाँ पे होस्टिंगर का कंपैरिजन, देख रहे हो। फ्री SSL मिल रहा है, क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्टेड नेम सर्वर्स मिल रहे हैं। हाँ, हालांकि CDN नहीं मिल रहा है। ठीक है, CDN तो इस वाले प्लान में भी नहीं मिल रहा। बाद में वीकली बैकअप्स रहेंगे, बाकी बैकअप तुम खुद से ले सकते हैं। हाँ, डोमेन नेम यहाँ पे फ्री नहीं है, इस वाले प्लान में डोमेन नेम फ्री है। बाकी के सर्विसेज यहाँ पे 30 डेज मनी बैक गारंटी भी है होस्टिंग की। ठीक है, डोमेन कैंसिल नहीं होता, आपको भी पता होगा। तो होस्टिंग मनी बैक मिल जाएगा आपको 30 डेज में। 99.9% का अप टाइम गारंटी होता है, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ना, 24/7 365 डेज़ का सपोर्ट है, चैट आपको मिलती है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो ये 149 वाला बहुत स्टूडेंट्स ने परचेज़ किया हुआ है, मैंने भी कई बार किया था। तो 100 GB का स्टोरेज मिल जाता है, SSD वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती है। इसकी प्राइस है 149 पर मंथ, 3 ईयर्स का लेते हैं तो। लेकिन यहाँ से वर्डप्रेस वाले सोल्यूशन पे आते हैं, वर्डप्रेस होस्टिंग इंडिया। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो प्लान है 199 पर मंथ में, इसमें हमको डोमेन नेम भी फ्री में मिल जाता है। ठीक है, फ्री डोमेन यहाँ पे देखिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पे मिलती है, 100 GB SSD, 100 वेबसाइट्स, 25,000 विजिट्स मंथली, ये सब कुछ मिलता है। बस स्टेजिंग टूल नहीं मिलता, स्टेजिंग टूल की ज़रूरत भी नहीं है। और ऑल फीचर्स करूँगा तो और भी यहाँ पे नीचे तक पूरे के पूरे फीचर्स है, 100 सब डोमेन्स तक आप बना सकते हो यहाँ पे। ये कुछ फीचर्स यहाँ पे है। अभी मैं बताता हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है। मुझे ब्लू होस्ट से और होस्टिंगर से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन GoDaddy से हुई है। GoDaddy की सर्विस थोड़ी सी सही नहीं है। हाँ, सर्विस प्रोवाइड हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी सही नहीं है। बाकी प्राइसिंग देखी जाए तो प्राइस के कंपैरिजन में होस्टिंगर सबसे टॉप में आता है, कि प्राइस सबसे सस्ते में हमको होस्टिंग प्रोवाइड करता है। दूसरे नंबर पे GoDaddy आता है और तीसरे नंबर पे ब्लू होस्ट आता है। तो प्राइसिंग में आ चुका है होस्टिंगर नंबर 1 पे। और सेकंड पे अगर हम आते हैं, जो कि सर्विसेज सबसे ज़्यादा कौन प्रोवाइड कर रहा है उस प्राइस रेंज में, तो उस प्राइस रेंज में सबसे ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है होस्टिंगर। सेकेंड नंबर पे प्रोवाइड कर रहा है ब्लू होस्ट और थर्ड नंबर पे प्रोवाइड कर रहा है GoDaddy। और थर्ड जो पॉइंट है, सपोर्ट जो है या फिर फीचर्स जो है, सबसे ज़्यादा किस में है? सपोर्ट आपको होस्टिंगर का और ब्लू होस्ट का सेम मिलेगा, अच्छा सपोर्ट है। GoDaddy का थोड़ा सा नीचे। एंड देन जो फीचर्स है, फीचर्स में तो हालांकि होस्टिंगर ऊपर आता है, देन ब्लू होस्ट, वही सारे सीन है। तो मेरे टॉप प्रायोरिटी में, मेरे रिकमेंडेशन में जो आता है वो आता है यहाँ पे होस्टिंगर। ठीक है, और bestwaylearn.com पे अपडेट करते रहता हूँ मैं ऑफर्स, कूपन कोड्स, तो उसको आप देख सकते हो bestwaylearn.com पे जाकर। जैसे कि होस्टिंग एंड डील्स एंड ऑफर्स पे जाकर आप चेक कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कभी किसी होस्टिंग प्रोवाइडर पे कोई कूपन अगर रहता है अवेलेबल, तो वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा डिस्काउंटेड लिंक एंड कूपन कोड। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि होस्टिंग क्या होता है। अभी मैं बाय कैसे करना है वो दिखाना था मुझे, तो सिंपली बाय करके दिखाते हैं, परचेज करके दिखाते हैं। आपको सिंपली अकाउंट बना लेना है। अकाउंट नहीं बना होगा चलेगा, अकाउंट बन जाएगा। आपको सबसे पहले होस्टिंग पे आपको प्लान सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि मैं वर्डप्रेस सॉल्यूशन में वर्डप्रेस होस्टिंग को ले लेता हूँ।
या फिर होस्टिंगर पे ही करते हैं। होस्टिंग पे आते हैं, होस्टिंग में यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग इंडिया, एंड देन यहाँ पे 199 पर मंथ वाला प्लान, इसको कर लेंगे ऐड टू कार्ट। और ये 12 मंथ का लेना है, 24 मंथ्स का, 48 मंथ्स का, देख रहे हो, तो 12 मंथ्स का पकड़ लेते हैं। यहाँ से गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो आप, क्रेडिट कार्ड से करोगे, यूपीआई से करोगे, पेटीएम से करोगे, नेट बैंकिंग करना है तो नेट बैंकिंग, जो भी पेमेंट मेथड आपको करना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है आपको, और नीचे डोमेन नेम क्लाउडफ्लेयर का CDN फ्री मिल रहा है। टोटल प्राइस आ रही है आपकी 1 साल की, इतनी अमाउंट बन रही है। तो कूपन कोड जो मैंने बताया आपको वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा, कभी ना कभी आप चेक कर लेना, मिल जाएगा आपको। कूपन कोड वगैरह यूज़ करके देख लेना, वहाँ पे लिंक्स वगैरह रहेंगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये कैप्चा वेरीफाई करना है, आपको पेमेंट करना है। बाद में आपको फॉर्म फिल करने के लिए बोलेगा, आपका यूज़र नेम हो गया, आपकी ईमेल आईडी वगैरह, जो भी फॉर्म रहेगा वो फॉर्म को फिल कर लेना है। और पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका डोमेन नेम और होस्टिंग आपके कंट्रोल में रहेगा। आपको वही ईमेल आईडी यूज़ करनी है जो आपकी एक्टिव ईमेल आईडी रहेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस की ईमेल आईडी ही आप परचेसिंग के टाइम पे यूज़ करोगे, लेकिन अगर करते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपकी जो एक्टिव ईमेल आईडी रहती है उससे भी आप काम चला सकते हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो कुछ भी मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताया। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए। सी यू, टेक केयर गाइस। मेरा नाम है सुजान, और आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखने वाले, जिसका नाम है DNS। DNS का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डोमेन नेम सिस्टम। इससे रिलेटेड ज़्यादा वर्क तो आप नहीं करोगे, लेकिन इसके बारे में आपको पता होना कंपलसरी है, क्योंकि कई बार सर्वर साइड के कुछ छोटे मोटे काम करने हमको पड़ जाते हैं ना, तो उस टाइम DNS क्या है ये बेसिकली हमको पता होना चाहिए। इस पे काम करने की ज़रूरत आपको पड़ती नहीं हालांकि, लेकिन आपको सिंपली अगर वेबसाइट के वर्ल्ड में आप इंटर कर रहे हो ना, एंट्री कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि DNS क्या है। तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। अब डोमेन नेम सिस्टम का मतलब क्या हुआ, तो इसको आप अच्छे से देखना। जैसे कि मैं हमेशा से बोलता हूँ, जो भी हम बोलते हैं, जो भी वर्ड्स होते हैं, उसको अच्छे से सुनना है हमको, उसी के अंदर क्वेश्चंस में ही आंसर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखना डोमेन नेम सिस्टम, मतलब डोमेन नेम का कोई सिस्टम लग रहा है ये, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे की मैं दिखाता हूँ आपको इसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से। तो DNS और दी डोमेन नेम सिस्टम, मतलब जो डोमेन नेम सिस्टम है, यह ट्रांसलेट करता है ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स को। नहीं समझे ना?
जैसे आप डोमेन नेम क्या टाइप करते हो, जैसे आपका कोई डोमेन नेम है saurabh.com, या फिर मेरा नाम सुजान तो sujanshukla.com, या फिर आपका कोई नाम है या फिर किसी कंपनी का नाम है facebook.com, instagram.com। तो ये जो नाम हमको ह्यूमंस को मतलब हमको याद रहता है, राइट। अगर कोई बोल दे भाई sujan.com याद रखना, sujanshukla.com याद रखना, या फिर भाई iNeuron.com याद रखना, mahatmajitechnical.com याद रखना, इतने सारे डोमेन नेम्स आप याद करके रख सकते हो। लेकिन उसी जगह पर अगर कोई नंबर्स रहे, जैसे google.com के लिए या फिर amazon.com के लिए, सपोज मैं एक नंबर पिक कर लेता हूँ जो कि सपोज 192.0.2.44 या फिर 190.0.168.0.1, कुछ इस तरीके से नंबर्स मैं हर एक डोमेन नेम को दे दूँ, और डोमेन नेम की जगह पे मैं बोलूँ भाई ये याद रखना 192.0.1.92, कितने याद रह पाएंगे आपको? लेकिन ये किसका क्या है वो भी पता नहीं चलेगा। तो हमको, हमारा जो मेंटल दिमाग है, मेंटली हम लोग क्या करते हैं कि नंबर से ज़्यादा हम लोग वर्ड्स को कैप्चर कर लेते हैं। तो वर्ड्स हम लोग अच्छे से कैप्चर कर पाते हैं एज कंपेयर नंबर। तो इसीलिए इसको, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, तो एक डोमेन सर्वर बनाया गया, और डोमेन सर्वर के पास सारा डेटा होता है, ठीक है। डोमेन का सर्वर होता है, उनके पास सारा डेटा होता है कि ये जो आईपी एड्रेस है या फिर ये जो नंबर है 192.0.1.1, ये जो भी है, इनकी मैपिंग करके रखता है। मैपिंग करके रखना मतलब कि इस नंबर का जो डोमेन नेम है उसका नाम ये है। अगर कोई इस नाम से कोई पूछे तो हमको ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स हमको प्रोवाइड करना है। तो क्या होता है, ये काम किस तरीके से करता है मैं आपको दिखाता हूँ। कि जैसे कि ब्राउज़र में आप टाइप करते हो www.example.com, ठीक है। ब्राउज़र में चाहे गूगल क्रोम का ब्राउज़र हो, मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप से कर रहे हो, कहीं से भी आप कर रहे हो, आपने www.example.com एंटर कर दिया। इसके अंदर एंटर करने के बाद सबसे पहले जो रिक्वेस्ट जाती है कंप्यूटर के थ्रू, वो जाती है डीएनएस सर्वर के पास। तो डीएनएस सर्वर के पास चली गई। अब सारा डेटा जो मैनेज है, किसके पास मैनेज है? डीएनएस सर्वर के पास मैनेज है। तो आपने यहाँ पे पूछा कि example.com मुझे चाहिए, ब्राउज़र से बोला, तो ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट करी डीएनएस के पास, डीएनएस सर्वर के पास। तो डीएनएस का जो सर्वर है, उसने जो उसका एक्चुअल नंबर है वो दे दिया, जो भी उसकी आईपी एड्रेस है वो दे दी, और वो आईपी एड्रेस ब्राउज़र के पास आ गई। ब्राउज़र के पास आने के बाद ब्राउज़र फिर से उसको भेज देता है वेब सर्वर के पास, जहाँ से हम लोग होस्टिंग परचेस करते हैं ना, वो होस्टिंग जो होती है वेब सर्वर के पास भेजता है। और वेब सर्वर जो है उस नंबर को ढूंढता है कि ये एड्रेस कहीं पे अवेलेबल है क्या हमारे पास। अगर वो अवेलेबल है तो उसको एक्सेस वो वेबसाइट ब्राउज़र के पास भेज देता है, और देन ब्राउज़र आपको स्क्रीन पे दिखा देता है। तो कुछ इस तरीके से काम होता है। तो मैं आपको फिर से रिफाइन करना चाहूँगा कि डीएनएस काम कैसे करता है। जो नाम होते हैं ना, जैसे facebook.com, google.com, ये हमको याद रह जाते हैं, लेकिन जो नंबर्स होते हैं जैसे कि 192.168.0.1, तो ये इस तरीके के नंबर्स हम याद नहीं रख सकते। नॉर्मली इस तरीके के जो नाम्स होते हैं वो हम हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो ये ज़्यादा इजी होता है, इसीलिए इस ऑप्शन को बनाया गया, नहीं तो इस ऑप्शन की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती अगर हमारा मैथ्स इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता तो, हर किसी का। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो फिर मुझे बोलना नहीं कि सर ये समझ में नहीं आया, वो नहीं आया। कई बार वीडियो में बताया हुआ होता है लेकिन समझ में नहीं आता। इसके लिए वीडियो को बार बार देखना या फिर उसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, और हर वीडियो में मैं आपको बताते रहूँगा प्रैक्टिस करने के लिए। सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय। तो हमेशा के जैसे आज भी हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है होस्टिंग को और डोमेन नेम को कनेक्ट कैसे करना है ना। इंटरेस्टिंग कि होस्टिंग को और डोमेन को कनेक्ट कैसे करना है, लेकिन कनेक्ट करना ज़रूरी है क्या, ये भी हम लोग देखेंगे। लेकिन ये कनेक्ट क्यों करना है, किन को कनेक्ट करने की ज़रूरत है, किन को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होस्टिंग और डोमेन को कनेक्ट करना नहीं पड़ता, सिर्फ एक ही कंडीशन पे हमको कनेक्ट करना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कौन से कंडीशन पे। देखो, आपने गोडैडी से या फिर होस्टिंगर से या फिर ब्लू होस्ट से या फिर किसी भी होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर से आपने डोमेन नेम परचेज कर लिया एंड आपने होस्टिंग परचेज कर ली। या तो आप किसी एक ही प्लेटफॉर्म से खरीदोगे ना, या तो डोमेन नेम गोडैडी से, होस्टिंगर से होस्टिंग सर्विस, ऐसे तो नहीं करोगे। लेकिन इन केस आपने ऐसे कर दिया कि डोमेन नेम किसी और प्लेटफॉर्म से खरीदा है एंड होस्टिंग जो है किसी और प्लेटफॉर्म की है, तो वहाँ पे हमको डोमेन नेम और होस्टिंग कनेक्ट करना पड़ेगा।
ठीक है। लेकिन अगर एक ही प्लेटफॉर्म से आपने खरीदा है, जैसे होस्टिंगर से ही खरीदा है डोमेन नेम एंड पासवर्ड, अपना जो होस्टिंग है वो भी होस्टिंगर से ही खरीदा है, तो फिर आपको यहाँ पे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने एक ही सर्विस प्रोवाइडर से आपने दोनों चीज़ें खरीदी है, तो वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, तो यहाँ पे आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कौन सा कंडीशन था, समझ में आ गया ना, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से दो अलग चीज़ें खरीदोगे तो वहाँ पे डोमेन एंड होस्टिंग आपको कनेक्ट करनी पड़ती है। तो क्या किया जाएगा यहाँ पे कि सपोज हम लोग यहाँ पे कंडीशन पकड़ते हैं कि GoDaddy से आपने डोमेन नेम परचेज किया, ठीक है। पहले तो बेसिक क्लियर कर लो आपका कि GoDaddy से आपने डोमेन नेम परचेज किया और जो होस्टिंग आपने परचेज करी है वो होस्टिंगर से। आप होस्टिंग के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो आपके जो डोमेन नेम है वहाँ पे अपडेट क्यों होगा, वहाँ पे अपडेट दिखना चाहिए ना कि आपने होस्टिंगर के होस्टिंग में जो वेबसाइट रखी हुई है उसमें कोई भी चेंजेस करते हुए वो वेबसाइट इस GoDaddy वाले डोमेन नेम पे दिखनी चाहिए। तो GoDaddy पे जो डोमेन नेम परचेज किया है वो यूज़ करेगा नेम सर्वर। वो क्या यूज़ करेगा, नेम सर्वर यूज़ करेगा कनेक्ट होने के लिए। और होस्टिंग जो है हमारी होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी वो नेम सर्वर हमको देगी, वो नेम सर्वर हम यूज़ करेंगे GoDaddy में। होस्टिंगर हमको नेम सर्वर देगी, वो नेम सर्वर यूज़ करेंगे हम GoDaddy पे इस वाले डोमेन नेम पे। तो क्या हो जाएगा कि ये डोमेन नेम और ये होस्टिंग दोनों कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग डोमेन नेम एंड होस्टिंग को कनेक्ट करेंगे। तो आगे मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो सपोज मैं चलता हूँ GoDaddy पे, लॉगिन कर लिया मैंने। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो 9 डॉट्स है, 9 डॉट्स पे जाके मैनेज माय प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आपके डोमेन्स दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अपना startup.com, ठीक है। अपना startup.com के आगे DNS लिखा हुआ है या फिर मैनेज लिखा हुआ है, हम डोमेन नेम पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे देखो डोमेन्स लिखा हुआ है। तो अपना startup.com पे DNS पे आते हैं। DNS पे आने के बाद यहाँ पे देखो नेम सर्वर चेंज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे चेंज का ऑप्शन आता है हमको नेम सर्वर चेंज करने का। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, चेंज बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे कनेक्ट माई डोमेन टू अ वेबसाइट आई हैव बिल्ट, आई वांट टू यूज़ GoDaddy डिफॉल्ट नेम सर्वर, और नीचे है एंटर माई ओन नेम सर्वर। अगर इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन चाहिए तो यूज़ कर सकते हो, बट हमको अभी जो चाहिए, हमको खुद का एक नेम सर्वर हम ऐड करना चाहते हैं। तो मैंने बोला एंटर माई ओन नेम सर्वर। तो यहाँ पे पहला नेम सर्वर हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे दूसरा। और भी कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर जो होते हैं वो 4 नेम सर्वर भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करके आप यूज़ कर सकते हो, बट अभी मैं इन दोनों को हटा रहा हूँ यहाँ से। अभी मैं चलता हूँ अपने होस्टिंगर पे, ठीक है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे hostinger.in, यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद गूगल से लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे अपना startup.com नेम से आपको एक वेबसाइट ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। वो वेबसाइट ऐड कर लेते हो, डोमेन नेम ऐड कर लेते हो। तो कुछ इस तरीके से आपका डोमेन नेम दिखेगा। पहले तो आप जाओगे होस्टिंग पे, जो भी होस्टिंग आपने प्लान ली है उस होस्टिंग पे जाके मैनेज बटन पे क्लिक करोगे, रिमाइंड लेटर, एंड यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे होस्टिंग नेम सर्वर्स दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। या फिर सर्च बटन में नेम सर्वर फाइंड करोगे तो मिल जाएगा। तो ये नेम सर्वर हमको कॉपी करना है, एक एक करके ये दोनों नेम सर्वर कॉपी करना है। कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे आपको कर लेना है पेस्ट, ठीक है। इस तरीके से दोनों नेम सर्वर आप पेस्ट कर लोगे और आप सेव बटन पे क्लिक करोगे। आपको कंसेंट के लिए पूछेगा या फिर नहीं पूछेगा। कंसेंट के लिए पूछता है तो टिक मार्क लगा के यस बटन कर देना, नहीं पूछता है तो डायरेक्टली आपका नेम सर्वर अपडेट हो जाएगा। और ये नेम सर्वर अपडेट होने में आपको कम से कम 24 घंटे लग सकते हैं। लाइक कभी कभी तो 15 मिनट में भी हो जाता है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे का टाइम आपको देना है यहाँ पे। अगर 24 घंटे में नहीं होता है तो फिर आपको यहाँ पे आके चेक करना कि कोई गड़बड़ तो आपने नहीं करी है, जो नेम सर्वर आपने डाला क्या वही अपडेटेड है या नहीं है, वो आपको देखना है। वो देखने के बाद करने के बाद आपको होस्टिंग पे आना है और सिंपली यहाँ पे नीचे आपको ऑटो इंस्टॉलर पे जाके वर्डप्रेस आपको इंस्टॉल कर लेना है आपके डोमेन नेम पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप डोमेन नेम और होस्टिंग को कनेक्ट करोगे एंड हो जाएगा आपका यहाँ पे काम। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय, सी यू गाइज।
थैंक यू सो मच। सुजान, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है हमेशा की जैसे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएसएल क्या होता है। ओके, एसएसएल क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। एसएसएल का यूज़ क्यों होता है और एसएसएल हमको क्यों इस्तेमाल करना है और क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देखो, दिखता कैसे एसएसएल आपको मैं दिखा दूँ। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो आपके ब्राउज़र में आप सबसे जो जहाँ पे आपका यूआरएल होता है, ठीक है, जहाँ पे google.com हो गया या फिर जो भी यूआरएल होता है, उसी के साइड में एक लॉक का आइकन होता है, ठीक है। उस पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे अगर लॉक का आइकन एक्टिवेटेड रहेगा आपका, तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि दिस साइट इज सिक्योर्ड, द कनेक्शन इज सिक्योर्ड, ऐसे लिख के आएगा। अगर नहीं रहेगा तो नॉट सिक्योर्ड करके बता देगा आपको। तो दोनों में से एक चीज़ बताएगा। अगर सिक्योर्ड रहेगा तो सिक्योर्ड बताएगा, नहीं रहेगा तो इसी रेड कलर में आपको दिखाएगा कि ये सिक्योर्ड नहीं है। तो इससे आपको पता चल जाएगा किसी वेबसाइट पे एसएसएल एक्टिवेटेड है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ डेफिनेशन कि एसएसएल सर्टिफिकेट जो होता है ये सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर, एक लेयर होता है जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अभी किस तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है तो चलो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। एन एसएसएल सर्टिफिकेट इज अ डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है। एसएसएल सर्टिफिकेट जो है ये एक डिजिटल सर्टिफिकेट है जो कि ऑथेंटिकेट करेगा वेबसाइट की आइडेंटिटी को। मीन्स जिस वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट है उसकी आइडेंटिटी ऑलरेडी ऑथेंटिकेट रहती है कि वेबसाइट कहाँ से है, कौन है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और एक कनेक्शन जो है कि इनक्रिप्टेड कनेक्शन को एनेबल कर देता है। किसके बीच में, ब्राउज़र के बीच में और सर्वर के बीच में जो कनेक्शन है उसको इनक्रिप्ट कर देगा, उसको सिक्योर कर देगा। तो एसएसएल स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है दैट क्रिएट्स एन इनक्रिप्टेड लिंक बिटवीन अ वेब सर्वर एंड अ वेब ब्राउज़र। मैंने बोला ना जैसे कि एक सर्वर में और ब्राउज़र के बीच में जो कनेक्शन होता है उसके बीच में इंक्रिप्शन क्रिएट कर देता है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हेल्प से। उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा बताता हूँ। लेकिन कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन को कंपलसरी है, ज़रूरी है एसएसएल सर्टिफिकेट का यूज़ करना। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है और या फिर कस्टमर की जो नेम होती है, ईमेल आईडीज़ होती है, कस्टमर की जो पर्सनल डिटेल्स होती है, उनको सिक्योर रखने के लिए बड़े बड़े कंपनीज़ को, या फिर अगर आपके पास भी अगर कस्टमर का डेटा आप कलेक्ट करते हो जैसे कि ईमेल आईडी हो गया, वो सारी चीज़ें, तो उसको सिक्योर रखने के लिए आपको भी एसएसएल एक्टिवेटेड रखना होगा। तो आपको बता देता हूँ किन केसेस में एसएसएल एक्टिवेटेड नहीं होता। जैसे कि आपने डोमेन नेम अलग खरीदा, होस्टिंग अलग से खरीदी, तो उस केस में आपको एसएसएल नहीं मिल पाता सही से। या फिर आपने जो प्लान परचेज किया हुआ है होस्टिंग का, उसमें एसएसएल आपको फ्री में नहीं मिला हुआ है। या फिर अगर एसएसएल आपको मिला भी था तो वो एसएसएल 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, क्या वो एसएसएल लाइफ टाइम के लिए है या 1-2 साल के लिए, वो भी आपको ज़रूर देखना है। तो कुछ इस तरीके से एसएसएल के बारे में इंफॉर्मेशन थी। एसएसएल और भी एक बड़ा मेजर रोल प्ले करता है आपकी वेबसाइट को रैंकिंग करने में भी। अगर आपकी वेबसाइट पे एसएसएल एक्टिवेट नहीं है तो क्या हो सकता है कि देखो, गूगल को क्या लगेगा कि ये ट्रस्टेड वेबसाइट नहीं है। जो बंदा खुद का एसएसएल एक्टिवेटेड नहीं रख सकता, मीन्स ये कोई फ्रॉड वेबसाइट है या तो स्पैमिंग वेबसाइट है, इस तरीके के कैटेगरी में वेबसाइट चली जाती है और यूज़र को रिकमेंड नहीं करी जाती उस टाइप की वेबसाइट। जो वेबसाइट सिक्योर्ड है वही रिकमेंड करी जाती है। तो अगर आपको एसएसएल एक्टिवेट करना आता है या फिर परचेस करके एक्टिवेट करके देना आपको आता है, तो ये एक जॉब रोल भी क्रिएट कर देता है। जिनके वेबसाइट पे, बड़ी बड़ी कंपनीज के वेबसाइट पे एसएसएल एक्टिवेशन नहीं है इस टाइम पे, मतलब जब स्टार्ट करते उस टाइम पे तो था, लेकिन अभी के टाइम पे नहीं है, तो ऐसे वेबसाइट को आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है वो वे आप खुद से ढूंढो कि किस तरीके से हम उन लोगों को फाइंड कर सकते हैं। उन लोगों को ईमेल करके, कॉन्टैक्ट करके आप वो काम भी करा सकते हो कि हम आपकी वेबसाइट को एक्टिवेट करके दे देंगे, एसएसएल को एक्टिवेट करके इस तरीके से देंगे। तो ये एक ऑप्शन मैंने बता दिया जो कि करते हैं लोग। उसके बाद अगर आपके पास एसएसएल आपको परचेज नहीं करना है, आपको फ्री में एसएसएल चाहिए, तो फ्री का एसएसएल आपको क्लाउड फ्लेयर से मिल जाएगा। अभी क्लाउड फ्लेयर के बारे में अगर आप रिसर्च करते हो गूगल पे या यूट्यूब पे, तो बहुत ही सिंपल है। क्लाउड फ्लेयर पे आपको अकाउंट बनाना है। अपना अकाउंट बनाने के बाद जिस तरीके से हमने डोमेन नेम और होस्टिंग को कनेक्ट किया था नेम सर्वर का यूज़ करके, राइट, तो उसी तरीके से नेम सर्वर आपको क्लाउड फ्लेयर एक नेम सर्वर देता है, वही नेम सर्वर आपको यूज़ करना होता है। बूम, आपका एसएसएल एक्टिवेट हो जाता है। तो एक फ्री तरीका था जो कि लाइफ टाइम के लिए आपको एसएसएल एक्टिवेट करा के दे देता है क्लाउड फ्लेयर की तरफ से। उसके अलावा अगर आप किसी एप्लीकेशन पे जाते हो
तो रियली सिंपल SSL नाम से कोई प्लगइन है, या फिर SSL लिख दोगे तो सिंपली SSL या तो रियल SSL नाम से एक प्लगइन मिल जाएगा आपको वर्डप्रेस में। तो उसके हेल्प से भी आप SSL एक्टिवेट कर सकते हो, लेकिन वो 3 महीने के लिए होता है। ठीक है, 3 महीने बाद फिर से आपको वही सारे कोड कॉपी पेस्ट करना होता है, उसका थोड़ा सा अलग तरीका है, लेकिन क्लाउडफ्लेयर वाला तरीका बहुत अच्छा है। तो आपको ये कर देता हूँ कि SSL हमको कहाँ कहाँ पे हेल्प करता है, तो आप ही बताइए, मेरे साथ साथ बोलिए कि जैसे कि SSL आपको सबसे पहले रैंकिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, गूगल में रैंकिंग करनी है तो SSL ज़रूरी है। SSL नहीं है और आपकी वेबसाइट कितनी भी अच्छी आप बना रहे हो, डोमेन अथॉरिटी कितनी भी अच्छी है, बैकलिंक्स कितने भी अच्छे हैं, SSL आपका नहीं है तो आपको गूगल रैंक करने में नहीं देगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो आती है वो बात है हमारी कि जो आपके कस्टमर का ईमेल आईडी, जो पर्सनल डिटेल्स होती है वो डिटेल सिक्योर रहे। और तीसरी बात, जो ब्राउज़र के बीच में और आपके सर्वर के बीच में का जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को सिक्योर करने का काम SSL करता है। सो आई होप SSL क्या है, SSL को इंस्टॉल कैसे करना है, वो तो मैंने रॉ में बताया हुआ है यहाँ पे। बहुत ही ईजी है, देख के पता चल जाएगा आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो SSL आप भी ज़रूर यूज़ कीजिए अगर यूज़ नहीं कर रहे हो तो। सो गाइज, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय, सी यू, लव यू गाइज, टेक केयर। मेरा नाम है सुजान। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम सब डोमेन कैसे बनाते हैं, मतलब सब डोमेन होते क्या, उसको तो पहले सीखना पड़ेगा ना। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सब डोमेन होता क्या है, अगले वाली वीडियो में देखेंगे कि कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब डोमेन आपने देखा होगा, जैसे कि google.com तो आपने विजिट किया ही होगा, facebook.com आपने विजिट किया होगा। तो उनके वेबसाइट को कभी आपने अच्छे से देखा है? जो डोमेन नेम होता है, जो URL होता है, उनके और भी ज़्यादा कुछ वेबसाइट्स, डिफरेंट वेबसाइट्स भी है उनके, लेकिन उनका नाम कैसे होता है? जैसे कि गूगल की कोई और एक वेबसाइट है जिस पे कि आप लाइक सर्चिंग जो कंसोल होता है, सर्च कंसोल होता है हमारा, वो होता है। या फिर एडवर्टाइजिंग का प्लेटफॉर्म जो है एडसेंस, गूगल एडसेंस, वो दूसरी वेबसाइट हो गई। तो वो लोग गूगल एडसेंस के लिए google.adsense.com परचेज नहीं किया उन्होंने। उनका जो google.com था उसका सब डोमेन बनाया, जैसे कि adsense.google.com या फिर ads.google.com, या फिर सर्च रिजल्ट से रिलेटेड कोई अलग से बनाया है तो search.google.com, या फिर अभी ये जो मैं गूगल स्लाइड्स बना रहा हूँ ना, पावर पॉइंट के ये जो स्लाइड्स आप देख रहे हो, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये डॉक्स है। ये क्या है? डॉक्स है, गूगल का डॉक्स है। तो यहाँ पे आप देखिए docs.google.com, तो ये गूगल का प्रोडक्ट है जो कि उन्होंने अपना एक सब डोमेन बना के वहाँ पे अलग से वेबसाइट बना के रखी हुई है। तो सब डोमेन कुछ इस तरीके से होता है। चलो मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ एक URL बार के अंदर क्या क्या होते हैं। तो आप देखना, ये जो HTTPS लिखा हुआ है ना, ये जो HTTP या फिर HTTPS लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे हम लोग प्रोटोकॉल। क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे हम लोग प्रोटोकॉल। ये जो HTTP, ये ऑरेंज वाला जो पार्ट है, ये हो गया प्रोटोकॉल। बाद में ब्लॉग जो ग्रीन में लिखा हुआ है ना, मतलब मेन वेबसाइट क्या हो जाती है? मेन वेबसाइट जैसे महात्माजी.टेक्निकल.com, iNeuron.com, facebook.com, google.com, example.com। तो ये जो .com, ये जो example.com के पहले जो डॉट लग के ब्लॉग लिख के आया, मीन्स blog.example.com। जैसे अभी हमने देखा docs.google.com, ads.google.com। तो इसी तरीके से ये सब डोमेन होता है। तो सब डोमेन क्या चीज़ होती है, क्लियर हो गई होगी आपको। और सब डोमेन के आगे जो कुछ भी होता है ना, सफिक्स बोलते हैं इसको, प्रीफिक्स, ये जो यहाँ पे www आता है, इसको प्रीफिक्स बोला जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन सब डोमेन क्या होता है आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे गूगल पे जाकर सर्च करूँ ads.google.com, तो आप देखिए एड्स वाला ऑप्शन ओपन हो गया, गूगल एड्स ओपन हो गई यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ fonts.google.com, तो ये फॉन्ट्स की वेबसाइट है गूगल की, तो ये फॉन्ट्स वाली वेबसाइट ओपन हो गई। तो कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती है। और ये देखो, ये है सब डोमेन। फॉन्ट्स जो है ये सब डोमेन है, google.com मेन डोमेन है। तो आपके मेन डोमेन में आप बहुत सारे सब डोमेन्स बना सकते हो, कोई लिमिटेशंस नहीं होती। हाँ, डिपेंड है कि आपने होस्टिंग सर्विस कौन सी परचेज करी हुई, उसमें कई बार 2 सब डोमेन का ऑप्शन होता है, कई बार 10 सब डोमेन का ऑप्शन होता है, कई बार 100 सब डोमेन का, और कई बार अनलिमिटेड सब डोमेन्स का भी ऑप्शन होता है। तो वो आपको देखना है, वो आपको जान लेना है कि आपकी होस्टिंग में है कि नहीं है।
अगर आपको नहीं पता तो सिंपली डायरेक्ट सब डोमेन क्रिएट करके आपको देख लेना सब डोमेन क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अगले वीडियो में देखेंगे सब डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, सी यू, लव यू गाइस। मिस किया था आपको कि अगली वीडियो में, मतलब इस वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सब डोमेन कैसे क्रिएट करना है, हमें सुझाव। तो आज का टॉपिक आपको पता चल गया, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरी जो होस्टिंग है वो है होस्टिंगर पे। तो वहाँ पे हमको मिलता है एच पैनल। कौन सा पैनल मिलता है? एच पैनल मिलता है। होते दोनों सेम है, सी पैनल एच पैनल दोनों सेम होते हैं। थोड़ा सा यूआई का डिफरेंस होता है, कलर विलर थोड़ा सा चेंज कर देते, छेड़खानी कर देते, बाकी सारी चीज़ें सेम होती है। तो मैं आपको होस्टिंगर पे करके दिखाऊंगा, और टेंशन मत लीजिए, होस्टिंगर के एच पैनल में भी करेंगे और उसके बाद मैं आपको सी पैनल में भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं पहले तो लॉगिन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे देख लो डोमेन कौन से आपके पास अवेलेबल है। तो मेरे पास ऐड ऑन थे, तो होस्टिंग जो भी आपकी रहेगी, होस्टिंग पे आपको मैनेज पे जाना है। मीन्स आपको कहाँ पे जाना है? आपके सी पैनल में जाना है। सी पैनल में आने के बाद आपका सी पैनल कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपका सी पैनल हो चाहे एच पैनल हो। तो यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे क्या सर्च करूँगा, यहाँ पे सर्च करना है डोमेन, ठीक है। डोमेन आपको सर्च करना है। डोमेन सर्च करोगे तो देखो आप सेट मेन डोमेन, पार्क डोमेन, ऐड वेबसाइट, रीडायरेक्ट, क्लाउड प्लेयर, और यहाँ पे आप देखो जो हमारा सपना है सब डोमेन का आज का, तो ये है हमारा सब डोमेन्स। तो इस सब डोमेन पे हमको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अभी देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेरा डोमेन नेम सिलेक्ट हो चुका है। आपका जो भी डोमेन नेम रहेगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर यहाँ से मैं चेंज कर दूँ, अपना प्लस न्यूरो पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए plusneuro.com, फिर यहाँ से मैं आ जाता हूँ bestwaylearn.com पे। तो यहाँ पे देखिए .bestwaylearn.com, मतलब यहाँ पे मैं लिखूँगा। अभी आप देखिए एक डोमेन नेम पे मैं विजिट करता हूँ, जैसे कि ये bestwaylearn.com है, ठीक है। और मैं यहाँ पे चलता हूँ blog.bestwaylearn.com पे, blog.bestwaylearn.com। तो देखिए blog.bestwaylearn.com क्या बोल रहा है? दिस साइट कांट बी रीच्ड। ये साइट है ही नहीं, रीच कर नहीं पा रहे हम लोग। तो हम क्या करेंगे, सब डोमेन बना लेते हैं अभी। कौन सा वाला? ब्लॉग वाला। लेकिन सब डोमेन बनाने से पहले आपको एक चीज़ मैंडेटरी, आपके पास एक डोमेन नेम होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप उसकी सब डोमेन बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लॉग नाम से, BLOG। आप जो भी जिस भी नाम से आप सब डोमेन बनाना चाहते हो वो बना सकते हो आप। तो यहाँ पे आप अगर कस्टम फोल्डर बनाना चाहते हो सब डोमेन के लिए तो इसको मार्क लगा देना है। अगर नहीं बनाना चाहते तो इसको फिर मार्क मत लगाइए, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस डोमेन नेम के लिए कस्टम फोल्डर बने जिसका नाम हो ब्लॉग, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा क्रिएट। क्रिएट कर लिया, 1-2 सेकेंड में अपना यहाँ पे सब डोमेन क्रिएट हो जाएगा। अभी आप देखना, सब डोमेन क्रिएटेड सक्सेसफुली। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, जो कि अभी बता रहे थे दिस साइट कांट बी रीच्ड। अगर इसको मैं रिफ्रेश कर दूँ, ये लो रिफ्रेश कर दिया, कुछ हुआ? फिर से टाइप करेंगे हम लोग blog.bestwaylearn.com। अभी भी नहीं आ रहा, न्यू इनकॉग्निटो मोड में करते हैं, कई बार कुकीज़ स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पे लिखता हूँ blog.bestwaylearn.com। तो ये अभी भी यहाँ पे कुछ इस तरीके का इशू आ रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमारा सब डोमेन क्रिएट हो गया, लेकिन फिर ये क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि अपडेट होने में टाइम लेगा आपका, ठीक है, कुछ समय लेगा ये अपडेट होने में। अभी आप नीचे देखते हो web.bestwaylearn.com है, बाद में blog.bestwaylearn.com है। तो अभी ये जो वेब लिखा हुआ है, वेब पे जाके दिखाता हूँ आपको। तो web.bestwaylearn.com को यहाँ से देखो, web.bestwaylearn.com चल रहा है, लेकिन blog.bestwaylearn.com अभी नहीं चल रहा है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं इसको फिर से ओपन करके देखता हूँ, अभी भी ओपन नहीं हो रहा है। ये कुछ समय बाद ओपन होगा। तब तक क्या करते हैं, हम सी पैनल पे चलते हैं, ठीक है। हम सी पैनल पे चलते हैं। तो सी पैनल पे लेके चलता हूँ। सी पैनल में कैसे इंस्टॉल करना है वो दिखाता हूँ। एच पैनल पे तो इंस्टॉल हो गया, अभी सी पैनल पे कैसे करना है। तो सी पैनल पे लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो आपको नीचे ढूंढते ढूंढते आना, यहाँ पे डोमेन्स वाला ऑप्शन जो भी रहेगा, लाइक यहाँ पे ये देखिए डोमेन्स का सेक्शन है पूरा का पूरा। तो इसके अंदर साइट पब्लिशर, डोमेन्स, एड ऑन डोमेन्स, फिर यहाँ पे देखो सब डोमेन्स लिखा हुआ है। तो सब डोमेन्स पे चलता हूँ
और यहाँ पे आपको सब डोमेन का नेम देना है। आपका डोमेन नेम ये है, ठीक है, आपका डोमेन नेम ये है। यहाँ पे आप सब डोमेन दोगे ब्लॉग, और बाद में आप क्रिएट कर दोगे, आपका सब डोमेन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सब डोमेन क्रिएट कर सकते हो, इतना ईजी है गाइस। तो यहाँ पे तो क्रिएट हो गया है। अभी हम लोग यहाँ पे एक बार देखते हैं झलक लगा के, रिफ्रेश करके। अभी भी नहीं हो रहा है, चलो हो गया। देखो अभी क्या बता रहा है, blog.bestwellen.com पे हम आते हैं तो हमको बता रहा है यूर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड blog.bestwellen.com, मीन्स ये क्रिएट हो चुका है। अगर इसमें अभी जाकर हम लोग वेबसाइट वगैरह वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल कर देंगे तो हमारी वेबसाइट बननी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इंस्टॉलेशन का पार्ट अभी नहीं आया है, इंस्टॉलेशन का पार्ट आगे आने वाला है। तो वो कैसे आने वाला है, क्या होगा, आगे आपको पता चल जाएगा। वीडियोज़ है ना, देख लेना आप। और बाकी सब करो प्रैक्टिस। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिए एवरीवन। कैसे आप सब। तो आज जो हम लोग वीडियो देखने वाले हैं, टॉपिक बता देता हूँ आपको कि बिजनेस ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट कैसे बनाना है आपको, जिसमें कि पता चल जाएगा बिजनेस ईमेल अकाउंट क्या होता है। आगे बढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ। तो आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट बिजनेस ईमेल। बिजनेस ईमेल होता क्या, सबसे पहले वो आपको समझना है। तो पहले इंग्लिश में समझा दूँ या हिंदी में? चलो हिंदी में समझा देता हूँ। तो आपका जो हम लोग जैसे नॉर्मली यूज़ करते हैं समथिंग, संदेश नाम पकड़ लेते हैं बंदे का, संदेश@gmail.com। तो gmail.com ये क्या हो गया, एक कंपनी हो गई, ठीक है। लाइक संदेश@yahoo.com, तो ये ईमेल आईडीज़ है, लेकिन याहू एक कंपनी हो गई, जीमेल एक कंपनी हो गई। तो अलग अलग डोमेन का जो नेम है वहाँ पे दिख रहा है। तो वहाँ पे सपोज आपकी एक वेबसाइट है, लाइक आपकी वेबसाइट का नाम है पेपर बुक, नाम से आपका एक डोमेन नेम है paperbook.com। तो आपको उसका प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाना है। तो आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हो, जैसे कि संदेश@paperbook.com, या फिर आपकी वेबसाइट का नाम example.com है तो आप लिख सकते हो info@example.com, help@example.com। अगर बंदा इस पे ईमेल करेगा तो वो ईमेल आपको मिलेगा। तो यही जो ईमेल है इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोफेशनल ईमेल या फिर बिजनेस ईमेल, जिसमें कि हमारा डोमेन नेम यूज होता है @ के सिंबल के बाद में। ओके, तो वही यहाँ पे इंग्लिश में बताया हुआ है, पढ़ लेना आप। ए बिजनेस ईमेल इज अ प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस that uses your company's domain name after the @ symbol. Your domain name is your organization's website name followed by a top level domain name like .com और डॉट के आगे जो भी .in वगैरह है वो सब आप देख सकते हो। सो ये था हमारा बिजनेस ईमेल आईडी। लेकिन क्रिएट कैसे करते हैं, होता क्या है समझ में आ गया, इसका काम क्या है समझ में आ गया। और बिजनेस ईमेल आईडी जब आपके पास होती है और आपकी ईमेल आईडी में आपका बिजनेस का नाम दिखता है तो वो जो इंप्रेशन होता है आपके क्लाइंट्स के ऊपर वो थोड़ा अलग ही होता है। तो ये होना भी ज़रूरी है। तो अभी इसको क्रिएट कैसे करना है दोनों में भी दिखाऊंगा आपको, सी पैनल में भी दिखाऊंगा और एच पैनल में भी दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको सी पैनल पे लेके चलता हूँ। सी पैनल पे आप लॉगिन करते हो तो देखो ईमेल अकाउंट आपको फाइंड करना है। तो ईमेल अकाउंट हमको स्टार्टिंग में ही मिल गया। ईमेल अकाउंट्स पे आप जाते हो तो जस्ट आपको यहाँ पे देखिए सर्च लिखा हुआ है, यहाँ पे राइट में आते हैं तो क्रिएट लिखा हुआ है। आपको क्रिएट को फाइंड करना है, क्रिएट कहाँ पर है वो आपको फाइंड करना है। उसके बाद आपको क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे यूज़र नेम यूज़ करोगे आप, लाइक हेल्प, बस help@carnetwork.in ऑटोमेटिक लग जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो संदेश @carnetwork, मतलब कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी ईमेल आईडीज दी जाती है ना उस कंपनी की, तो इस तरीके से बना के दी जाती है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली ले लेते हैं support.carnetwork.in। पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा, इसका लॉगिन है, लॉगिन पासवर्ड। तो यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं हम लोग सिंपल सा पासवर्ड, लेकिन और ये पासवर्ड जनरेट कर लिया, मैं तो डिलीट कर दूंगा, मुझे तो रखना नहीं है। ऑप्शनल सेटिंग भी है और भी सारी, कि स्टोरेज कितना देना है इनको वगैरह वगैरह, और भी ऑप्शंस है वो सब भी आप कंट्रोल कर सकते हो कि सामने वाले बंदे को स्टोरेज कितना देना है। और यहाँ पे कर देता हूँ मैं क्रिएट बटन पे क्लिक। तो यहाँ पे देखिए support@carnetwork.in नाम से ईमेल बन चुका है। और यहाँ पे चेक ईमेल पे क्लिक करते हो आप तो यहाँ पे देखिए ईमेल कैलेंडर वगैरह ऑटोमेटिकली, ऑटो रिस्पॉन्डर है, इमेज फिल्टर, फॉरवर्डर्स, स्पैम फिल्टर, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ऑटो रिस्पॉन्डर भी आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन अभी इनबॉक्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ओपन यूर इनबॉक्स, तो इनबॉक्स को ओपन कर लेते हैं।
तो ये इनबॉक्स आ चुका है, ये ड्राफ्ट है, ये सेंट ईमेल, जंक है, ट्रैश है, आर्काइव्स है। तो इनबॉक्स में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जैसे कि जो भी ईमेल इस पे आएगा वो आपको यहाँ पे देख सकते हो, आप सेंड कर सकते हो कस्टम वगैरह यहाँ से क्रिएट करके। तो ये एक ईमेल का आपको पैनल मिल जाता है सी पैनल में। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अभी इसी तरीके से हम क्या करें, हम चलते हैं एच पैनल पे। एच पैनल पे हम यहाँ पे आते हैं होस्टिंग पे, और यहाँ पे हम फाइंड करेंगे ईमेल को। तो ईमेल्स आ गया, तो यहाँ पे ईमेल्स में ईमेल अकाउंट्स लिखा हुआ है। इसके पहले जो हमने देखा था सी पैनल में कैसे क्रिएट करना है वो देखा था, और अभी जो देख रहे हैं एच पैनल में देख रहे हैं। जिनका सी पैनल था वहाँ पे क्लियर हो गया, दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम ही चीज़ है। फिर ईमेल अकाउंट्स पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कुछ ईमेल्स बने हुए मेरे पास ऑलरेडी, मतलब इनके यूज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनमें से किस पे बनाना है, मुझे बनाना है बेस्ट वे लर्न पे। तो मैं यहाँ पे आरो पे क्लिक कर देता हूँ, या तो इसी पे क्लिक कर देता हूँ, इसी पे क्लिक कर देते हैं। लोड नहीं हुआ, इस पे एरो पे क्लिक करते हैं। चलो, तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, फ्री वाला है और पेड वाला है। तो ये 69 पर मंथ में हमको इतनी सारी फैसिलिटीज़ देगा, और ये 0 रुपीज़ पर मंथ का जो है ये आपको 1 GB का स्टोरेज देगा, एक फॉरवर्डिंग रूल देगा, ईमेल अकाउंट एलियासेस मतलब 5 ही बना सकते हो, एंटी स्पैम प्रोटेक्शन नहीं देगा, और बाकी की चीज़ें आपको देगा ये। तो मैं ये वाला प्लान, फ्री वाला प्लान सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पे देखो क्रिएट ईमेल अकाउंट पूछ रहा है हमको, तो क्रिएट ईमेल अकाउंट करते हैं। यहाँ पे मैं नेम देता हूँ जैसे कि info@bestwaylearn.com, और पासवर्ड यहाँ पे कर लेते कोई ना कोई पासवर्ड क्रिएट। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ ओके, 1 नंबर 1 सिंबल, ये सारे ऑप्शंस आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद क्रिएट बटन पे आप क्लिक करोगे तो देखिए आप कि info@bestwaylearn.com नाम से एक ईमेल अकाउंट बन चुका है, और यहाँ पे वेब मेल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वेब मेल 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, वो इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। फॉरवर्डर्स क्रिएट कर सकते हो। तो वेब मेल बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये हमको पासवर्ड के लिए पूछेगा, पासवर्ड में फिलअप कर देता हूँ। गलत ना हो जाए बस, ओके गलत नहीं हुआ। तो इसका जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे जैसे कि इनबॉक्स काफ़ी नीट एंड क्लीन है एज़ कम्पेयर इसको देखोगे तो। ठीक है, तो सी पैनल के अलग कंपैरिजन में जो ये वाला है एच पैनल का काफ़ी अच्छा दिखता है। ड्राफ्ट्स है, सेंट है, जंक है, ट्रैश है। उसके बाद यहाँ पे कंपोज है, मेल है, कॉन्टैक्ट्स है, आपके सेटिंग्स है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिखा। यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हो, या फिर जब भी आपको लॉगिन करना है mail.hostinger.com पर जाके आप लॉगिन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डोमेन नेम एंड होस्टिंग को क्रिएट करते हैं। डोमेन नेम एंड होस्टिंग को क्रिएट नहीं करते, जो डोमेन नेम का यूज़ करके हम प्रोफेशनल बिजनेस का ईमेल अकाउंट यहाँ पे बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ही किया जाता है। आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे दोनों पर्सपेक्टिव मैंने लेके चलने की कोशिश करी है, सी पैनल प्लस एच पैनल। सो थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए। मेरा नाम है सुजान। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जैसे कि हमारा जो SSL सर्टिफिकेट होता है वो कई बार नहीं मिल पाता हमको। ठीक है, उसको हमको परचेज करने का एक कंडीशन होती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जब हम डोमेन और होस्टिंग को जब हम खरीदते हैं तो उस टाइम पे हमको मिल जाता है। लेकिन कई बार इन केस अगर ऐसे हो जाए, उनके लिए ये वीडियो है, इन केस ऐसे हो जाए कि SSL सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, तो मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ कि फ्री में SSL सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा आपको। ठीक है, तो वहाँ पे आपको 850 रुपये, 400 रुपये जो अलग अलग प्राइजेस होती है तो वो ना देने पड़े आपको। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए एक SSL सर्टिफिकेट फ्री में मिलता है एक वेबसाइट के लिए, एक ईमेल आईडी पे। ठीक है, तो हम जो यूज़ करने वाले हैं ऑप्शंस तो और भी बहुत सारे होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, इजी ऑप्शंस भी है, लेकिन बार बार उसमें तामझाम करना होता है। जैसे कि एक प्लगइन भी हमारे पास है वर्डप्रेस पे, जिस प्लगइन का नाम है रियली सिंपल SSL। ठीक है, रियली सिंपल SSL नाम का प्लगइन है। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे दिखता है। प्लगइन्स पे चलते हैं, ऐड न्यू।
और मैं यहाँ पे SSL सर्च करूँगा, ठीक है। ऐड प्लगइन्स करता हूँ और यहाँ पे मैं SSL लिख कर सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे हमको दिखेगा रियली सिंपल SSL। तो इसका यूज़ करके आप कर सकते हो, लेकिन अब आपको 3-3 महीने में करना पड़ेगा या 4-4 महीने में आपको फिर से वो जो ऑथराइजेशन का एक्सेस है वो सब फिर से देना पड़ेगा। जो सर्टिफिकेट्स होती है वो यहाँ से कॉपी करोगे आप, फिर होस्टिंग में पेस्ट करोगे, थोड़ा सा हो जाता है मगजमारी वहाँ पे। लेकिन इसके लिए नहीं, हम क्लाउडफ्लेयर का यूज़ करेंगे, ठीक है। किसका यूज़ करेंगे? क्लाउडफ्लेयर का। तो क्लाउडफ्लेयर में टाइप करता हूँ, क्लाउडफ्लेयर टाइप करना है और cloudflare.com पे आपको जाना है, ठीक है। www.cloudflare.com, इस पे जाने के बाद आपको साइन अप कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, साइन अप करना है, गूगल से कर लो, अपना ईमेल आईडी यूज़ करके कर लो, जैसा आप चाहते हो कर लो। तो मैं यहाँ पे साइन इन करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है ऊपर, तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी यूज़ करके लॉगिन करूँगा मैं। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी यूज़ कर लेता हूँ। मेरी कहाँ पर है? ये मेरी ईमेल आईडी है, लॉगिन करते हैं। ओके, पासवर्ड मेरा गलत है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ एक बार। लॉगिन, ओके, लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि आपको इस तरीके से नहीं दिखेगा। अभी मैंने यहाँ पे कुछ ऐड करके रखा हुआ है, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से रिमूव साइट। आपको रिमूव करना हो तो रिमूव ऐसे कर सकते हो आप, लेकिन मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ किस तरीके से ऐड होगा। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपको ऐसे दिखेगा कि ऐड साइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐड साइट, ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग। हमारा जो डोमेन नेम है, तो मैं अपना डोमेन नेम यूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि आपको दिखा दूँ, मेरे पास ऑलरेडी SSL एक्टिवेटेड है। bestwellen.com पे चलता हूँ मैं, ये देखिए ऑलरेडी SSL एक्टिवेटेड है। यहाँ पे देखिए SSL ऑलरेडी एक्टिवेट है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ bestwellen.com। लेकिन ये मेरे केस में जो SSL एक्टिवेट है ना, ये आपके केस में एक्टिवेट नहीं रह सकता। यहाँ पे ये जो लॉक दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कनेक्शन इज सिक्योर, लेकिन वहाँ पे दिखाएगा कि नॉट सिक्योर, ठीक है, कनेक्शन इज नॉट सिक्योर करके बताएगा। तो वही होता है हमारा SSL सर्टिफिकेट, कि जिसको कि हमको रखना है। अभी SSL सर्टिफिकेट होता क्या है? SSL सर्टिफिकेट जो है, ये आपका ब्राउज़र का और यूज़र ब्राउज़र और सर्वर के बीच में जो भी कनेक्शन होता है, अभी सर्वर कैसे काम करता है, वो कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। तो ये जो कनेक्शन है, इनमें जो भी ट्रांजैक्शन बोल सकते हो, इनकमिंग आउटगोइंग रिक्वेस्ट जो आ रही है, रिसीव हो रही है, तो वो जो होगा वो सिक्योर रहेगा। उसमें तीसरा बंदा फिशिंग नहीं कर सकता, इस टाइप में होता है, उसको बोल सकते हैं हम लोग। तीसरा बंदा वहाँ पे वो नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, एक सिक्योर टनल सॉकेट बना लेता है। SSL का फुल फॉर्म वही है, सिक्योर सर्वर अपना लेयर। बाद में यहाँ पे आते हैं bestwellen.com को, यहाँ पे ऐड साइट बटन पे क्लिक करते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे प्रो प्लान है, बिजनेस प्लान है, इंटरप्राइज प्लान है, जो कि परचेस वगैरह करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम फ्री में काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे फ्री लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे क्विक स्कैन होगा, यहाँ से 2 मिनट या तो 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स में एक स्कैनिंग करके आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे बोला कि क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्शन फॉर योर डोमेन इज पेंडिंग स्टेट व्हाइल वी आर वेरीफाइंग ओनरशिप। आपके केस में कुछ और हो सकता है, ठीक है, आपके केस में कुछ और हो सकता है, मेरे केस में ये नहीं है। मतलब ये ऑप्शन मेरे केस में दिखा रहा है, आपके केस में कोई और भी दिखा सकता है। तो उसको, उस मैसेज को आपको रीड कर लेना है और उसके हिसाब से अगर कोई रिकॉर्ड ऐड करने के लिए बोलते हैं तो यहाँ से आप रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हो। और टाइप हो गया, बाद में नाम, IPv4, सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो अगर इनके ज़रूरत पड़ी तो आपको यहाँ से भी कुछ ऐड करना पड़ेगा, जो जो करना हो तो यहीं पे आपको बता देंगे, तो उसको आपको रीड कर लेना है। ओके, ये होने के बाद आप नीचे आते हो स्क्रॉल करके, यहाँ पे नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेंगे। अगर ये सेम टू सेम इंटरफेस आपको नहीं मिलता है ना, तो यहाँ पे वहाँ पे घूमते रहोगे ना,
तो मिल जाएगा। जैसे कि अभी हम लोग कहाँ पे, अभी हम लोग DNS में है, तो यहाँ देखिए DNS यहाँ पे लिखा हुआ है, तो DNS में जाओगे तो ये DNS मिल जाएगा। बाद में SSL TLS पे जाओगे, सिक्योरिटी है, एक्सेस है, स्पीड है, कैशिंग है, वर्कर्स रूल, सारे ऑप्शंस है। यहाँ से अगर ये इंटरफेस कभी बदल जाता है तो ये वाले सारे ऑप्शंस काम करते हैं, मतलब वही होते हैं ऑप्शन, यहाँ वहाँ पे मिक्स मैच हो जाते हैं हम। तो कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देता हूँ मैं। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा कि नेम सर्वर चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि अभी ये जो नेम सर्वर आप यूज़ कर रहे हो, इस नेम सर्वर को आपको चेंज कर देना है। तो आपको अपने होस्टिंग पे लॉगिन करना है। क्या करना है? आपके होस्टिंग पे लॉगिन करना है। तो मैं होस्टिंग पे चलता हूँ। आपके जिस भी अकाउंट से होस्टिंग है वहाँ पे जाकर आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन कर लेते हैं हम लोग। तो मेरा अकाउंट जो है होस्टिंगर पे है, तो मैं होस्टिंगर से लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो होस्टिंग है वहाँ पे मैनेज बटन मिल जाएगा, उस पर मैनेज पे क्लिक करेंगे और फिर हम लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो भी हमारा डोमेन नेम है उस डोमेन नेम को सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए नेम सर्वर, ये वाला जो नेम सर्वर है इसको चेंज करना है हमको, ठीक है। तो ये होस्टिंग नेम सर्वर है, इसको चेंज करना है। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो डोमेन नेम होता है वो हमारे किसी एक पर्टिकुलर होस्टिंग पे टारगेट कर रहा है, ठीक है, कनेक्ट हो रहा है, कनेक्टेड है, मीन्स उसका कोई नाम देता है। तो हमारे होस्टिंग में फाइल मैनेजर में हमने जो फाइल्स रखी हुई वर्डप्रेस वाली, वो वर्डप्रेस वाली फाइल्स उसके नाम के थ्रू दिखने लगेगी, ठीक है। वो तो एक नाम है ना, तो उस नाम के थ्रू दिखने लग जाती है। तो हम क्या करते हैं कि हम क्लाउडफ्लेयर के थ्रू यहाँ पे लेकर आएंगे। ओके, क्लाउडफ्लेयर के थ्रू हम इस वेबसाइट पे लेके आएंगे और क्लाउडफ्लेयर का नेम सर्वर हम लोग यूज़ करेंगे। उससे क्या हो जाएगा कि सबसे पहला कनेक्शन जो होगा क्लाउडफ्लेयर के साथ होगा, फिर हमारे होस्टिंग के साथ क्लाउडफ्लेयर खुद से कनेक्ट करेगा। तो ये बात है। तो मैं अभी चलता हूँ यहाँ पे, हमको डोमेन नेम में जो होस्टिंग है वो चेंज करनी है। तो डोमेन्स पे चलता हूँ। तो यहाँ पे मेरा डोमेन नहीं है, मेरा डोमेन दूसरी जगह पे, तो मैं वहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से चलता हूँ होस्टिंगर पे और मेरा जो डोमेन वाला है होस्टिंगर का प्लेटफॉर्म, वहाँ से लॉगिन करते हैं। तो ये जो डोमेन लिखा हुआ है bestwellen.com, इसको मैनेज बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे DNS एंड नेम सर्वर्स लिखा हुआ है। मैं इसको, ये कुछ पॉपअप आ गया उसको हटा देता हूँ। और DNS नेम सर्वर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। बाद में यहाँ पे चेंज नेम सर्वर्स है, तो यहाँ पे चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करके फिर यहाँ पे हम लोग चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करके ये जो नेम सर्वर है इसको रिमूव कर देंगे और वो जो नेम सर्वर है हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन वो अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मेरे वेबसाइट पे SSL एक्टिवेटेड है और मुझे दूसरा क्लाउडफ्लेयर इससे कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास SSL है। और तो इस तरीके से हम लोग ये कर लेना है। फिर आपका कुछ टाइम ले सकता है, 48 घंटे के अंदर SSL एक्टिवेट हो जाएगा आपका। और तो इस तरीके से हम लोग SSL को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। लव यू।